वेलकम प्रोटीन्स। तो क्लास 7th का हमारे पास 9वां चैप्टर है गति एवं समय। ये चैप्टर काफ़ी इजी, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। फिज़िक्स का ये चैप्टर आपको ऊपर क्लास में भी लगातार देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छे कंसेप्ट इसमें दिए गए हैं। बेसिक है लेकिन इसको जानना इतना ज़रूरी है कि अगर इसके बिना आप चाहेंगे कि ऊपर क्लास में 9th में या 11th में अगर आप समझना चाहेंगे गति एवं माप को, समय को, तो आप शायद नहीं समझ पाएंगे। आपको तब जा कर के सीखना पड़ जाएगा। इससे अच्छा है कि अभी आप अच्छे से पढ़ लें। और इस चैप्टर को अगर अच्छे से आपको समझना है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, तो आप इस वीडियो को बस एंड तक देख लो। मैं छोटी बड़ी हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ इसमें, जहाँ पर हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन देखेंगे। कोई भी क्वेश्चन रहेगा इन बिटवीन उसको भी हम सॉल्व करेंगे, लास्ट में एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। पूरा वीडियो देखना लास्ट तक, पानी वानी पी करके बैठो। कक्षा 6 में अपने विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा था, है ना। हमने पढ़ा था ना दोलन गति, है ना, सरल रेखीय गति, तो उसी के बारे में बात कर रहा है। आपने कक्षा 6 में ज़रूर पढ़ा था, नहीं पढ़ा देखना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आपने ये पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल, वृत्तकार अथवा आवर्ती हो सकती है। यहाँ पर 3 चीज़ें डिस्कस की गई हैं कि हमने 3 प्रकार की गति के बारे में पढ़ा था। सरल रेखीय गति, है ना, वर्तुल यानी वृत्तकार गति, और इस तरह से आवर्ती गति। आवर्ती मतलब बैक फोर्थ जो होता है, आगे पीछे जो गतियाँ होती हैं, देखेंगे हम। क्या आपको ये 3 प्रकार की गतियाँ याद हैं? नहीं याद है तो एक बार हम जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। सरल रेखीय मतलब सीधा सीधा चल रहा है, जैसे कि एक गाड़ी हम सीधे चला रहे हैं, सरल रेखीय गति है। वृत्तकार वलय गति मतलब गोल रास्ते पे घूम रहा है, गोल गोल चक्कर लगा रहा है, तो वृत्तकार गति है ना। इस तरीके से आवर्ती कहेंगे तो एक टाइम पीरियड के बाद जो रिपीट होता है। सपोज करिए कि जैसे कि हम अगर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, तो एक टाइम के बाद ये रिपीट हो रहा है, हमारा आगे पीछे जा रहा है, तो ये हो गया हमारा आवर्ती गति। सारणी 9.1 में गतियों के कुछ सामान्य उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक उदाहरण में गति के प्रकार पहचानिए। एक बार रिवाइज करने की कोशिश कर रहा है एनसीईआरटी, तो देख लेते हैं क्या क्या उदाहरण दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आगे हैं, बस सब्र रखिए, मैं थोड़ा स्पीडी से चलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है, जैसे पहला है मार्च पास्ट करते समय सैनिक। भाई जाहिर सी बात है सरल रेखा में चलेगा, है कि नहीं है, सीधे चलेगा मार्च करते हुए। सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी, यह भी सरल रेखा में ही चलेगा, सीधी सड़क पर बैलगाड़ी सीधे जाएगी। दौड़ते धावक के हाथों की गति, वही बात हो गई, है ना, दौड़ेगा जब कोई, है ना, मैराथन में, तो आप कह सकते हैं कि ये कैसा हो गया, आपका आवर्ती हो गया। क्या हो गया? आवर्ती हो गया। चलती साइकिल के पैडल की गति, पैडल गोल गोल घूमता है, तो ये आपका वर्तुल हो गया। ठीक है, इस तरीके से सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति भी वर्तुल ही हो जाएगा, है ना। झूले की गति, झूला स्विंग जो है आगे पीछे होता है, तो ये आपका कैसा हो जाएगा? आवर्ती हो जाएगा, है कि नहीं है। और इसी प्रकार लोलक की गति, लोलक जो होता है अभी देखेंगे भी, पेंडुलम में होता है, वो भी क्या होता है? आवर्ती होती है। उसके बारे में हम लोग यहाँ पर आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, आई थिंक ये क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये तो रिवीजन था क्लास 6 का। कह रहा है कि ये हमारा सामान्य अनुभव है कि कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है जबकि कुछ अन्य वस्तुओं की गति तीव्र होती है। बिल्कुल सही सी बात है भाई, सभी की गति एक समान नहीं होती। आप रोड पे ही चलते हैं, पैदल भी इवन के चलते हैं, 10 लोग अलग अलग काम से जा रहे होते हैं, तो किसी को जल्दी होती है, वो थोड़ा तेज़ चल रहा होता है, कोई आराम आराम से टहल रहा होता है, तो सबकी गति अलग अलग होती है। ठीक है, यही बात कह रहा है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है आपको, हम जानते हैं, अच्छा एक हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है, वो है कि मंद अथवा तीव्र, कि कोई चीज़ स्लो है या फास्ट है। इसके बारे में हम कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे हम ये पता करेंगे कि कोई चीज़ स्लो है या फास्ट है ना। यहीं पे गति का जो कंसेप्ट है, गति के बारे में जो समझ है शुरू होती है। जब हम मंद और तीव्र के बारे में सोचना शुरू करते हैं तभी जाकर के हमको गति के बारे में पता लगता है। ठीक है बच्चों, देखिए हम जानते हैं कि कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करते हैं। बिल्कुल, हम कंपेयर कर लेते हैं कि भाई ये तेज़ चल रहा है और ये आहिस्ते। यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समय पर तीव्र अथवा मंद गति करता है। सही बात है, आप ही की गाड़ी, आप बाइक चला रहे होते हैं अगर, तो क्या होता है, कभी आप फास्ट चलाते हो, कभी आप स्लो चला रहे होते हो, ट्रैफिक के हिसाब से, मूड के हिसाब से, रोड के हिसाब से। अब कह रहा है क्या, सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाला 10 वस्तुओं की सूची बनाइए। इन वस्तुओं की गति को 2 वर्गों में, मंद अथवा तीव्र में बांटिए। आपने ये कैसे निश्चित किया कि कौन सी वस्तु मंद गति कर रही है और कौन सी तीव्र गति कर रही है? कहने का मतलब है कि आप 10 अपने हिसाब से ले लो, कि बैलगाड़ी वाला जैसे दिया था कि कोई ट्रेन चल रहा है, कोई साइकिल चला रहा है, कोई दौड़ रहा है। आप ये सब कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए और अपने हिसाब से आप कहिए कि कौन स्लो है, कौन फास्ट है। तो इस वक्त आपको होगा कन्फ्यूज़न। जैसे आप मान लीजिए कहिएगा क्या कि जैसे ट्रेन है वो फास्ट है, आप जैसे कहेंगे क्या, जो पैदल है वो स्लो है। फिर आप जो दौड़ रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे कि दौड़ रहा है वो फास्ट है। अगर वो तेज़ है तो हम यहाँ पर ट्रेन के बारे में क्या कहेंगे, ट्रेन तेज़ है या दौड़ने वाला तेज़ है। या फिर अगर आप मान लीजिए साइकिल से चलने वाला, अच्छा साइकिल से चलने वाला ज़्यादा तेज़ है, ओ ट्रेन तो उससे ज़्यादा तेज़ है। फिर अगर कार की बात करें तो कार से चलने वाला ये पैदल से ज़्यादा
दौड़ने वाले से ज़्यादा, साइकिल से ज़्यादा, लेकिन ट्रेन से कम, है ना। या फिर ट्रेन से ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कभी कार ज़्यादा स्पीड में चल रही होती है कई दफ़ा, बुलेट ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न शुरू हो जाएगा और यहीं पर जो ये सवाल आपके जहन में आना शुरू होगा कि भैया सही बात है यार, ये तेज़ तो है पर उससे स्लो है, वो स्लो तो है पर इससे तेज़ है। यहीं पर कंसेप्ट शुरू होता है कि जब हम कभी किसी के मंद या तेज़ होने की बात करते हैं तो वहाँ पर सीधा सीधे हम ये नहीं कहते हैं कि भैया ये तेज़ है, ये मंद है, बल्कि हम कंपेयर कर रहे होते हैं, हम एक दूसरे से तुलना कर रहे होते हैं कि इसके तुलना में ये तेज़ है, इसके तुलना में ये आहिस्ता है। ठीक है, चलिए अभी वो कंसेप्ट और भी आगे क्लियर होता जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि आपने कैसे निश्चित किया कि कौन सी वस्तु मंद गति कर रही है और कौन सी तीव्र गति कर रही है। तो इसका जवाब है कि हमने तुलना करके ये ज्ञात किया, तुलना करके कि ये मंद है और ये तेज़ है, क्योंकि एक ही वस्तु किसी से तेज़ और किसी से मंद हो सकता है कि नहीं है। जैसे पैदल चलने वाला इंसान, सॉरी पैदल नहीं, चलो साइकिल चलने वाला इंसान पैदल से तो तेज़ है, लेकिन कार से क्या है, मंद है। कि यदि किसी सड़क पर कोई वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं तो हम ये सरलता से बता सकते हैं कि उनमें से कौन सा वाहन अन्य की तुलना में तीव्र गति कर रहा है। मान लीजिए एक ही सड़क पे क्या सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, एक ही तरफ जा रही हैं दोनों या तीनों, तो आप उस वक्त बहुत आसानी से बता देंगे कि ये ज़्यादा तेज़ है क्योंकि ये ज़्यादा आगे बढ़ गया। ठीक, तो भी आप क्या कर रहे हैं, बाकी गाड़ियों से तुलना ही तो कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है क्या, आइए हम सड़क पर चलने वाले वाहनों की गति को देखते हैं। इसमें 9.1 में हमें कुछ वाहनों के बारे में देखना है। इसमें एक चित्र दिया गया है नीचे में, और इस चित्र को देख के, ये देखिए एक चित्र है ना, दो चित्र है बेसिकली, यहाँ पर एक चित्र है और यहाँ पर एक चित्र है। और इस चित्र को देख करके आपको क्या करना है, बताना है कि कौन सा वाहन सबसे तीव्र गति कर रहा है, इनमें से कौन सा सबसे मंद गति कर रहा है, ये बताना है। ठीक है, कौन मंद अथवा तीव्र गति करता है, इसका निर्णय करने में वस्तुओं द्वारा किसी दिए गए काल अंतराल में चली गई दूरी हमारी सहायता कर सकता है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आप अपने मित्र को विदा करने के लिए बस अड्डा जा रहे हैं। मान लीजिए आप बस के चलते ही अपने साइकिल से, अच्छा इसको हम बाद में आते हैं, पहले एक बार कर लेते हैं, फ़ोटो ही देख लेते हैं। देखिए इस फोटो में आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कलर के हिसाब से, ठीक है, गाड़ियों का। जैसे कि ये ग्रीन कलर वाली गाड़ी देखिए आप यहाँ पर है, और ये वाइट कलर वाली गाड़ी पीछे है, जबकि यहाँ पर देखिए कंपेयर करेंगे हम कैसे फ़ोटो में, तो हम इस लाइन को ले लेते हैं। इस लाइन को मान लीजिए कि इस रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं कि यहाँ से हम तुलना करेंगे। ठीक, अभी इस लाइन के तुलना में ये इतना पीछे है ना, और ये है ना इतना पीछे है। ठीक, अभी इसी जगह पे हम मान लीजिए कि इस वाले को भी देख रहे हैं कि ये गाड़ी भी दिखाई दे रही है, हालांकि ये आगे बढ़ने वाली है कि नहीं है। हम बाकी गाड़ियों को भी देखेंगे, चले देखते हैं इसके बाद इस फोटो में क्या दिख रहा है हमको। इस फोटो में अगर आप देखेंगे तो वो जो गाड़ी थी आगे वाली वो तो निकल गई है ना, लेकिन ये थोड़ा सा आगे बढ़ा है, जबकि वो लाइन ये वाला लाइन है। अगर मान लीजिए तो अगर आप देखेंगे हरे वाले कार को देखेंगे तो वो इधर थी, है ना, कहीं इधर ऊपर में उस फोटो में, जबकि वो यहाँ आ चुका है कि नहीं है। तो इसकी गति मुझे बहुत तीव्र, ये गाड़ी लगभग वैसे ही थी, हरे के साथ ही थी ऊपर में। अभी हम एक साथ दिखा नहीं पा रहे हैं, चलो छोटा कर दें क्या, हाँ है। अब आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, अब आप अच्छे से कंपेयर कर पाएंगे कि ये वाला जो हरे वाला गाड़ी था, ये देखिए ये वाली गाड़ी यहाँ और ये वाली गाड़ी यहाँ, तो इसने इस लाइन के हिसाब से एक अच्छा खासा डिस्टेंस ट्रैवल करा है कि नहीं है। ब्लू वाला देखेंगे तो लाइन के सामने ही था और लाइन से थोड़ा सा आगे बढ़ा है, जबकि ये वाला तो लग रहा है वहीं पे अटका हुआ है। येलो वाला भी कुछ खास नहीं देखने को मिल रहा, अपनी ही जगह पे देखने को मिल रहा है। ये वाला भी थोड़ा ही सा बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है, रेड वाला भी थोड़ा ही सा बढ़ा देखने को मिल रहा है, ठीक है। जबकि ये वाली जो है ये भी थोड़ा सा बढ़ा है अपने हिसाब से, कुछ खास नहीं। लेकिन यहाँ पर सबसे तीव्र हरी गाड़ी ही है, ये वाली ही सबसे तीव्र है। सबसे मंद की बात करें अगर, तो मुझे तो इसमें सबसे मंद जो है लाइन के हिसाब से, है ना, ये थोड़ा सामने आया है, ये थोड़ा आगे बढ़ा है। ये वाली गाड़ी काफ़ी मंद लग रही है मुझे, ठीक है। चलिए ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर अभी कोई हमको टाइम नहीं दिया गया है कि कितना समय कितना क्या नहीं दिया, मतलब और भी कुछ इन्फॉर्मेशन होते तो ये थोड़ा सा आसान होता हमें ये बताना कि कौन ज़्यादा स्लो है कौन तेज़ है। तेज़ तो काफ़ी अच्छे से ये वाला हरा वाला दिख रहा है, लेकिन मंद में थोड़ा कन्फ्यूज़न है क्योंकि बाकी सारी गाड़ियाँ काफ़ी मंद लग रही हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि आप कंपेयर कर पा रहे हो, है ना, एक लाइन के हिसाब से। अगर आप इस लाइन से तुलना ना करें 1 मिनट के लिए तो आप ये बता नहीं पाएंगे कि कौन तेज़ है कौन ये। बेसिकली यहाँ पर पूरा जो कंसेप्ट है ना हमारा, वो इसी बात को समझाने की कोशिश की जा रही है कि बच्चों हमारे पास जब भी ये मंद या तेज़ की बात होती है तो बेसिकली वहाँ पे कंपेयर होता है ना। वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं चीज़ों को एक दूसरे से, है ना, समझने के लिए। यही बात है यहाँ पे। चलो पूरा बराबर कर लेते हैं, अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। चलिए अब हम उस कहानी पे वापस आते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि आप अपने दोस्त को जो है एक एग्जाम्पल दिया है कि
मित्र को विदा करने बस अड्डा जा रहे हैं। मान लीजिए आप बस के चलते ही अपने साइकिल के पैडल मारने लगते हैं। 5 मिनट के पश्चात, है ना, आपके द्वारा चली गई दूरी बस द्वारा चली गई दूरी के काफ़ी कम होगी। क्या आप तब ये कहेंगे कि बस साइकिल से तीव्र गति कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सोचिए कि आपने अपना साइकिल स्टार्ट करा और आपका जो दोस्त है ना, वो बस में बैठ गया है और बस भी उसी दिशा में जा रही है, आप भी उधर ही जा रहे हैं, लेकिन 5 मिनट के बाद बस काफ़ी आगे निकल चुकी होगी और आप काफ़ी पीछे होंगे। तो कह रहा है कि तब ये कहेंगे क्या कि बस साइकिल से तीव्र गति कर रहा है? अच्छा हाँ, बिल्कुल, बस जो है साइकिल से तीव्र गति कर रहा है, क्योंकि आप कंपेयर कर पा रहे हो कि आपके तुलना में बस ने उसी 5 मिनट के अंदर आपके तुलना में उसने ज़्यादा दूरी जो है तय कर ली है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यही है, इसको पॉइंट करना है कि 5 मिनट का समय फिक्स किया है। 5 मिनट के अंदर आपने जो दूरी तय करी साइकिल से और 5 मिनट के अंदर बस ने जो दूरी तय करी वो काफ़ी अलग है। बस ने ज़्यादा दूरी तय करी बराबर समय में और आपने कम दूरी तय करा। इसीलिए हम कह पा रहे हैं कि बस की गति क्या है? अधिक है। इसका मतलब हुआ कि समय से काफ़ी लेना देना है इसका। अगर हमें समय अंतराल के बारे में पता चलेगा तब हम आसानी से बता पाएंगे कि कोई गाड़ी, कोई चीज़ तीव्र है या मंद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है क्या, हम प्रायः ये कहते हैं कि तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है ना, तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है। 100 मीटर दौड़ में यह निर्णय करना सरल होता है कि किसकी चाल अधिकतम है। जो धावक 100 मीटर की दूरी तय करने में सबसे कम समय लेता है उसकी चाल अधिकतम होती है। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब उसने बात करी थी साइकिल वाले में, उस वक्त टाइम जो है उस वक्त भी एक बार बताया गया था कि 5 मिनट में आपके साइकिल ने क्या दूरी तय करी और बस ने क्या दूरी तय करी, है कि नहीं है। तो साइकिल से आपने देखा कि मान लीजिए इतनी दूरी तय करी और बस ने मान लीजिए इतनी दूरी तय करी, तो आप क्या कह दिए कि वो बस तेज़ है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए 100 मीटर की दौड़ है तो 100 मीटर में दूरी क्या है? फिक्स है, दूरी तय है कि 100 मीटर। अब 100 मीटर तय करने में जो धावक यानी जो रनर जो दौड़ रहा है ना, वो जितना जल्दी, अगर कोई मान लीजिए क्या 100 मीटर की दूरी को मान लीजिए 3 मिनट में तय करता है ना, और एक दूसरा आदमी है जो इसको 2 ही मिनट में तय कर ले रहा है, तो हम कहेंगे कि इस 2 मिनट वाले ने, है ना, अधिक तीव्र जो है दौड़ा है कि नहीं है, तेज़ गति से दौड़ा है, कम समय में बराबर दूरी तय कर लिया। कहने का मतलब फिर से वही आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि जब आप मंद या तेज़ की बात करते हैं तो उस टाइम में आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी होता है समय के साथ इसका क्या लफड़ा है ना, किस समय में कितनी दूरी, समय दूरी, यही कहानी आपको चाल के बारे में बताएगा। और ये जो तीव्र या मंद है ये चीज़ चाल से रिलेटेड है। तो अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है बच्चों? चाल। क्या है? चाल। अब कह रहा आप कदाचित चाल शब्द से परिचित हैं, बिल्कुल होंगे ही, पहले भी आपने चाल के बारे में सुना है। ऊपर दिए उदाहरण में अधिक चाल से यह संकेत मिलता है कि किस दी गई दूरी कम समय में तय किया गया है। चाल के बारे में क्या बता रहा है कि चाल से हमें ऊपर क्या पता चला, यह संकेत मिलता है कि किसी दी गई दूरी को कम समय में तय किया गया है। अगर चाल अधिक है इसका मतलब है कि कुछ फिक्स डिस्टेंस को, जैसे 100 मीटर की दूरी थी, उसको कम समय में तय किया गया है। ठीक, आगे बढ़िए। अथवा किसी दिए गए समय में अधिक दूरी तय की गई है, जैसे पहले था 5 मिनट में बस ने अधिक दूरी तय करी है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, 100 मीटर को 3 मिनट और 2 मिनट की बात मैंने करी, मतलब फिक्स दूरी को, नियत दूरी को कम समय में तय किया गया तो अधिक चाल। ऐसे ही एक फिक्स समय में, जैसे नियत समय 5 मिनट है, 5 मिनट में बस ने अधिक दूरी तय करा तो भी अधिक चाल। इसका मतलब है कि अधिक चाल तब होगा जब या तो एक नियत दूरी को कम समय में तय कर लिया जाए या तो एक नियत समय में ज़्यादा दूरी तय कर लिया जाए, है कि नहीं बच्चों। चलिए, 2 या 2 अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम गति कर रहा है, इसे ज्ञात करने की सबसे सुविधाजनक विधि यह है कि हम इनके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको चाल ज्ञात करना है तो आपको एकांक समय में क्या दूरी ज्ञात की गई है ना, वो आपको ये करना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए। अब एकांक समय का मतलब क्या है? एकांक मतलब कोई फिक्स आप ले लीजिए, जैसे कि हर एक मिनट में, एकांक समय की बात कर रहा है, हर एक मिनट में हो सकता है आपका कि 1 मिनट में कितनी दूरी तय की गई है, या 1 घंटे में कितनी दूरी तय की गई है, 1 घंटे में कितनी दूरी तय किया गया है, या 1 सेकंड में कितनी दूरी तय किया गया है। जब आप इसको फिक्स कर देंगे, है ना, मान लीजिए 5 लोग दौड़ रहे हैं, आप कह दें कि अब आप सिर्फ 1 मिनट देखिए, बस ज़्यादा नहीं, कि 1 मिनट के अंदर किसने ज़्यादा दूरी तय कर ली, तो जिसने ज़्यादा दूरी तय कर ली उसकी चाल अधिक है, वो तीव्र है। ये चाल ही बताता है कि कोई चीज़ तीव्र है या कोई चीज़ मंद है। तो क्या आपको समझ में आया चाल क्या होता है? किसी वस्तु का चाल हमें ये बताता है कि कोई वस्तु
तीव्र है या मंद है। ये इसका डेफिनेशन भी हो गया, उदाहरण मतलब इसका परिभाषा भी हो गया। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि चाल हमें क्या बताता है, किसी वस्तु के मंद या तेज होने का, है ना, हमें दिशा सॉरी भाई क्या बोल रहा हूँ, किसी वस्तु के मंद या तेज होने का के बारे में बताता है। अब सेंटेंस में क्यों नहीं मिल रहा अचानक से। कोई चाल हमें किसी वस्तु के मंद या तेज होने की स्थिति बताता है। चलो, इस प्रकार यदि हम दो बसों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं, तब हम ये बता सकते हैं कि उनमें से कौन अपेक्षाकृत मंद है। अपेक्षाकृत मतलब कंपेयर, है ना। तो अगर दो बस है जो अलग अलग है, लेकिन दोनों का हम 1 घंटे का डिस्टेंस देखते हैं, दोनों चला, हमने टाइम देख लिया, अच्छा 2 बस यहाँ से निकली, 1 घंटे के बाद हम पता करते हैं कि ये बस यहाँ पहुँची, वो बस वहाँ पहुँची। तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि एक दूसरे के हिसाब से किसकी गति अधिक है, किसकी गति कम है, यानी कौन जो है मंद है और कौन तेज है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु का चाल कहते हैं। अब यहाँ पर इसका डेफिनेशन दे दिया गया, आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे। चाल किसे कहते हैं बच्चों, तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु का चाल कहते हैं। और मैंने कहा एकांक समय मतलब एक कोई भी नियत समय आप ले सकते हैं, वो पर सेकंड हो सकता है, पर मिनट हो सकता है, पर आवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसा आप चाहें अपने सुविधा के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे। ठीक है, जब हम ये कहते हैं, अच्छा ये है, अब इसको एकांक समय को हम लोग बट्टे में दिखाते हैं कि पर आवर, पर का मतलब क्या, बट्टे हो गया, है ना। तो पर आवर हो सकता है, पर मिनट हो सकता है, या पर सेकेंड हो सकता है कि नहीं है। अब इधर जितनी दूरी तय की जाएगी, दूरी तय की गई दूरी का पर सेकंड या पर आवर या पर मिनट, यानी इसी को हम लोग कहते हैं एकांक समय, है ना। क्या दूरी तय की जा रही है, उससे हम लोग चाल पता लगा सकते हैं। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, चाल जो है पता लग जाएगा। कह रहा है कि जब हम ये कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करता है, तो इसका क्या मतलब होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप गाड़ी ही चला रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी का स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब ये होता है कि वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। उसने क्या कहा, हमारी गाड़ी का स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, एकांक समय घंटा है, एकांक समय आवर है, तो कह रहा है कि 50 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करेगा। तो अगर आप 50 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, इसका मतलब है कि 1 घंटे में आप 50 किलोमीटर दूर पहुंचेंगे। अगर आप 60 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं तो 1 घंटे में आप 60 किलोमीटर पहुंचेंगे। तो जैसे कोई बोलता है कि हम इतनी स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, हम 100 की स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, इसका मतलब है कि 100 किलोमीटर वो 1 घंटे में तय कर सकता है उस गाड़ी से। समझ गए बात। चलिए, तथापि कोई कार बिरले ही 1 घंटे तक किसी नियत चाल तक, ऐसा तो होगा नहीं, मतलब बिरले मतलब बहुत कम चांस है ना, शायद, है ना, बिरले ही समान गति से चलती है। अब जाहिर सी बात है, बोलने के लिए तो हम बोल देंगे हम 50 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन क्या आप लगातार 50 की स्पीड से गाड़ी चलाते हैं? जवाब है नहीं। जाहिर सी बात है, रोड का प्रॉब्लम, ट्रैफिक का प्रॉब्लम, आपके हाथ में भी उतना बैलेंस नहीं होगा, कम बेशी हो जाएगा। उसके अलावा आपके मूड का भी, कि आप कभी स्पीड चलना चाहेंगे, कभी स्लो चलना चाहेंगे, क्या सोच रहे हो उस पर डिपेंड करता है। आप कितने हड़बड़ी में हैं, आप कितने चिल कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई भी बंदा 1 घंटे तक एकदम से 50 का कांटा पकड़ के तो गाड़ी नहीं चला सकता, है ना। ऐसा मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, क्या पता कोई ऐसा हो विद्वान, लेकिन आमतौर पर कोई भी नहीं चलाता है, चाहे वो कार चलाए, वो मोटरसाइकिल चलाए या कोई और चीज़। आमतौर पर उसका गति जो होता है वो चेंज होता रहता है। 50 से चल रहा है, कभी 45 हो जा रहा है, कभी 60 हो जा रहा है, कभी 55 हो जा रहा है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो है ओवरऑल, लगभग की बात कर रहे हैं। ठीक है, कभी 60 भी हुआ और कभी 40 भी हुआ, लेकिन जनरली 50, 55, 49, 45, 40, 60 ऐसा अगर घूम रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि लगभग 50 के आसपास जो है हमेशा चला है। ठीक, तो यहाँ पर कह रहा है कि वास्तव में यह धीमी चाल से गति आरंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है। अब जाहिर सी बात है, कोई भी गाड़ी जब स्टार्ट होगा तो शुरू में क्या होगा, 0 उसकी स्पीड, है ना, तेज़ एकदम नहीं, 0, फिर स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे एक्सीलरेटर लेगा, यानी एक्सेलरेशन होगा उसमें, और फिर धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ेगा। अतः जब हम ये कहते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रायः हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं। क्या कह रहा है कि हम 1 घंटा में जितना, कहने के लिए 50 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, तो हम ये नहीं देखते हैं कि स्पीड क्या है, अक्सर हम ये देखते हैं कि भाई 1 घंटा में कितना दूर गया है, उस हिसाब से हम थोड़ा हिसाब लगाते हैं। ठीक, हम डिस्टेंस को ज़्यादा देखते हैं, है ना, कि भाई 50 किलोमीटर आ गए, 1 घंटा हुआ था, ओ लगभग 50 की स्पीड से हमने गाड़ी चलाया, हालांकि बीच में कम बेशी तो हुआ ही होगा। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ कही जा रही है। आगे बढ़ते हैं। हम इसकी चिंता नहीं करते कि इस 1 घंटे की अवधि में कार नियत चाल से चलती रही अथवा नहीं। वास्तव में, अब ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, वास्तव में क्या है, यहाँ परिकलित की गई चाल, मतलब यहाँ पर जो आपने चाल के बारे में बात करी, कार की औसत चाल है। औसत मतलब एवरेज, लगभग औसत चाल है
है ना, इधर उधर थोड़ा 19-20, लेकिन हम कह सकते हैं कि लगभग ऐसा ही इसी बीच में रहा। तो औसत चाल की बात ही हम आमतौर पर जब अपने डे टू डे लाइफ में, दैनिक जीवन में हम बात करते हैं किसी चाल के बारे में, तो हम औसत चाल की ही बात करते हैं बच्चों। हम नियत चाल की बात नहीं करते, हम एकदम फिक्स कांस्टेंट स्पीड की बात नहीं करते। चलिए, कह रहा कि इस पुस्तक में हम औसत चाल के लिए चाल शब्द ही का उपयोग करेंगे। कहने का मतलब है कि इस पुस्तक में हम जो भी चाल की बात करेंगे, है ना, वो औसत चाल ही की बात करेंगे। बोलते रहे चाल, ये वाला जो है बोलने के लिए तो चाल, लेकिन वो असल में औसत चाल है। यहाँ पर एक चीज़ किताब वाला ये क्लियर करना चाह रहा बच्चों कि चाल और औसत चाल में फ़र्क है। ऐसी बात नहीं है कि चाल और औसत चाल एकदम सेम चीज़ है, लेकिन दैनिक जीवन में चूंकि हम जो चाल शब्द का उपयोग करते हैं वो चूंकि औसत चाल ही को दिखाता है, इसीलिए क्लास 7th में जब हम शुरुआती फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम एकदम शुरू में इसके बारे में जान रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, औसत चाल को ही चाल शब्द के रूप में जानेंगे। ठीक है, फिर जब आप ऊपर क्लास में पढ़ते जाएंगे और गहराइयों में चले जाएंगे तो फिर हम छोटे छोटे डिफरेंसेस को क्या करेंगे, देखेंगे, परखेंगे, और ये चैप्टर मैंने कहा ना आगे आता भी रहेगा। अतः हम तय की गई कुल दूरी के लिए कुल समय से विभाजित करके कुल प्राप्त कर लेंगे। अब देखिए, असल में ये जो चाल है कि कुल तय की गई दूरी बट्टे कुल समय, ये औसत चाल ही है। ये क्या असल में है, औसत चाल ही है, लेकिन हम इसको चाल कह रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या क्या आ गया, चाल किसे कहते हैं बच्चों, तो कह रहा है कि किसी नियत समय में, यानी कुल समय में, फिक्स समय में कुल तय की गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं। तो ये एक डेफिनेशन, ये एक फॉर्मूला हो गया। ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। आपने क्या करना है, इसको घेर लेना और इसको याद कर लेना। जब आप चाल का डेफिनेशन लिखेंगे, किसी नियत समय में तय की गई दूरी को, है ना, चाल कहते हैं, तो आप ये भी लिख देंगे नीचे कि चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बट्टे कुल समय। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आ रहे समझ में चीज़ें, क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि अपने दैनिक जीवन में हम बिरले ही लंबी दूरियां अथवा अधिक समय के वस्तुओं को एक नियत चाल से गति, है ना, करते हुए देखते हैं। सही बात है, मतलब कम ही ऐसा होता है कि आप कोई कांस्टेंट एकदम एक जैसा स्पीड से चले, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। मैंने बार बार रीजन दिया कि क्यों ऐसा नहीं होता है। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल अपरिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु का चाल असमान कही जाती है। देखिए क्या कह रहा है, अच्छा अपरिवर्तित नहीं, परिवर्तित। अगर यहाँ पर डेफिनेशन हो गया, यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है, जबकि आमतौर पर होती भी रहती है, तो उस वस्तु की चाल को असमान कही जाती है, मतलब वो समान चाल नहीं है। ये भी एक टर्म है जिसको ऊपर क्लास में और फिर डिटेल से पढ़ना है। तो हम लोग जो आमतौर पर चाल देखते हैं वो असमान चाल ही होता है। इसी के विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। अगर एकदम फिक्स, जैसे मैं अगर देखा जाए तो जो सूरज है उसके चारों तरफ हमारा पृथ्वी एकदम एक जैसा घूम रहा है। ऐसा नहीं कि कभी एकदम सोलो सोलो अरे आज मन नहीं है भैया ये ले, ठीक है, और आज तो एकदम खुश है, खैनी खा लिए हैं, तो ऐसे भाई ऐसा नहीं होता। ठीक है, बल्कि वो एक नियत चाल से फिक्स ट्रैवल कर रहा होता है। ऐसे घड़ी की सुई आपने देखा होगा, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब है कि ऐसी गति को एक समान गति कहते हैं जिसमें कोई चीज़ किसी फिक्स समय अंतराल में, है ना, एक समान एकदम गति से चल रहा होता है। ठीक है, दूरी तय करने का जो उसका बीच का जो भी स्थिति है, इस स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल है। मतलब अगर मान लीजिए क्या कि एक समान गति है, एक समान गति अगर है किसी वस्तु में, तो औसत चाल और ये एक समान गति, है ना, एक ही चीज़ है, मतलब उस वक्त अलग नहीं होगा। जबकि असमान वाले में, है ना, औसत चाल में और एग्जैक्ट चाल में थोड़ा फर्क हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिर वही बात है कि क्लास 7th में हम जिस टर्म को लेके चल रहे हैं वो है औसत चाल, जो हम आमतौर पर दैनिक जीवन में देखते भी हैं, क्योंकि हमारा जो साइंस है वो हमें रिलेवेंट बनाता है। हम अपने दैनिक जीवन से जोड़ करके समझ सकें, हमें ऐसा जो है पढ़ाने की कोशिश की जाती है, स्पेशली नीचे क्लास में। यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय का माप लें तो हम उस वस्तु के चाल ज्ञात कर सकते हैं। हमें क्या पता होना चाहिए, दो चीज़ पता होनी चाहिए। एक, दूरी पता होना चाहिए कि हमने कितनी दूरी तय करी और कितने समय में तय करा। अगर ये दोनों चीज़ हम पता कर लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, चाल ज्ञात कर सकते हैं। सपोज करिए कि हम अपने घर से, है ना, बस स्टैंड गए, सपोज करें हम अपने घर से स्कूल गए, तो हमने टाइम देखा कि हम अभी 8:30 बजे हम घर से निकले हैं और 9 बजे तक स्कूल पहुंच गए हैं। तो हमने समय लिया आधा घंटा, यानी 30 मिनट, है कि नहीं है। और फिर हम ये देखें कि हमारे स्कूल की जो दूरी है वो घर से, हमने गूगल मैप का इस्तेमाल कर लिया, मान लीजिए पता चला कि 5 किलोमीटर है, तो हम कह सकते हैं कि 5/30 यानी 5 किलोमीटर पर मिनट हमने क्या करा है ना, और सॉरी, दूरी बट्टे कुल समय,
हाँ हाँ, 5/30 किलोमीटर पर मिनट। हाँ, इसको काट कूट करेंगे तो जो भी होगा, जैसे मान लीजिए 5 इकाई 5 5 36 है ना, 1/6 ये होगा ना किलोमीटर पर मिनट। ये हमारी चाल है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर आपको दो चीज़ पता है, तय की गई दूरी पता है और आपको समय पता है, तो आप चाल निकाल सकते हैं, ठीक। अब इसकी ज़रूरत ही क्यों है? इसकी ज़रूरत है बच्चों, बहुत सारी जगह पे इसकी ज़रूरत है, ठीक है। आगे आप देखेंगे। अब यहाँ पर चाल की बात हमने कर लिया, दूरी की बात हमने कर लिया। अब यहाँ पर समय के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे कि ये समय का जो खेल है वो कहाँ से शुरू हुआ है। यदि आपके पास घड़ी नहीं तो आप ये कैसे निश्चित करेंगे कि अब क्या समय हो गया है? सही बात है, घड़ी से ही हम अक्सर पता करते हैं। क्या कभी आपको ये जानने की उत्सुकता हुई है कि हमारे बुजुर्ग किस प्रकार केवल छाया देख करके उन दिनों समय का अनुमान लगा लेते थे? यहाँ पर एक बात ये कही जा रही है कि हमारे बुजुर्ग जो थे वो साया देख करके भी समय का अनुमान लगाते थे, लेकिन क्या रात को ये संभव हो पाता? जवाब है नहीं। तो कुल मिलाकर के बात है, क्या वो कैसे लगा लेते थे? तो भाई उनका भी कोई तरीका रहा होगा, बिल्कुल। अब यहाँ पर उसके बारे में कहा गया है कि वो बुजुर्ग हमारे करते क्या थे, उसमें से कुछ एग्जाम्पल दिया गया है कि 1 माह के काल अंतराल को कैसे मापते हैं, है ना, 1 वर्ष के काल अंतराल को कैसे मापते हैं। 2 सवाल आपसे किया गया है, तो इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से है। काल अंतराल मतलब 2 अलग अलग समय के बीच का फर्क, काल अंतराल, है ना। अभी और थोड़ी देर के बाद के बीच में कितना समय लगा, काल अंतराल। आप समझ रहे हो, काल मतलब समय, अंतराल मतलब फर्क, ठीक। तो जब हम बात करते हैं समय का मतलब होता है काल अंतराल, ठीक। बोल चाल में जब हम समय मापने के लिए किसी घड़ी का उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं, तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल का मापन ही है। जैसे सपोज करिए कि हमने शुरू करा ये पढ़ाना चैप्टर और हमने टाइम देख लिया कि हमने 8 बजे से पढ़ाना शुरू किया है, और जब हमें चैप्टर खत्म करें तो मान लीजिए 9:30 हो रहा है, तो हमने क्या देखा कि 8 से 9:30 मतलब 1.5 घंटा। तो काल अंतराल 8 से 9:30 दोनों बीच के काल का अंतर कितना है? 1.5 घंटा है। तो हमने समय कहा कि 1.5 घंटा लगा। हमारा वीडियो लेक्चर शूट करने में कितना टाइम लगा? 1.5 घंटा लगा। तो ये 1.5 घंटा क्या है? समय अंतराल है, और इसी को हम लोग समय कहते हैं। काल अंतराल है जिसको हम लोग समय कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपके इन सवालों का जवाब आपको मिलेगा कि हम कैसे नापते हैं वर्ष और माह को। देखिए, तो हमारे पूर्वज के बारे में कह रहा है कि हमारे पूर्वजों ने यह देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं हैं निश्चित अंतराल के पश्चात स्वयं दोहराती हैं। काल अंतराल है मतलब कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो फिर एक टाइम के बाद वापस होती हैं। जैसे उन्होंने ये पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है, एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय अंतराल को एक दिन कहा गया। उसने क्या देखा कि सूर्य जो उगता है वो एक टाइम के बाद फिर उगता है। आज जैसे सूर्य उगा और फिर देख रहा कुछ समय के बाद क्या होता है, फिर से सूर्य उगा। तो एक सूर्य उगने से लेकर के दूसरे सूर्य उगने तक का जो समय है उसको उन्होंने एक दिन कहा, या सूरज डूबने को लेकर के भी आप कह सकते हैं। इसी तरीके से इसी प्रकार एक अमावस्या यानी नवचंद्र, जब अमावस्या होता है मतलब पूरे तरीके से चांद गायब हो गया और फिर पतला होकर चांद निकलता है कि नहीं, एकदम पतला होकर चांद निकलता, क्रिसेंट से अगले अमावस्या के बीच के समय का माप माह के रूप में की गई है। एक समय ऐसे चांद निकलता है, फिर चांद मोटा होता जाता है धीरे धीरे, फिर एक टाइम के बाद कंप्लीट हो जाता है, फिर ये धीरे धीरे छोटा होने लगता है कि नहीं है, छोटा होने लगता है और एक टाइम के बाद फिर गायब हो जाता है। तो फिर एक बार निकलने से लेकर दूसरी बार निकलने तक के बीच का जो गैप है उसको क्या कहा गया? एक माह कहा गया, ठीक है। चलिए, ये तो आपको पता भी होना चाहिए। एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेती है। अब इसको कैसे नापते होंगे? तो कहीं ना कहीं इसको मौसम से नाप सकते हैं कि एक बार जब ये मौसम शुरू हो गया है ना, ऐसी ठंडी या ऐसी गर्मी या बरसात, फिर दोबारा इस मौसम के आने में जितना समय लगेगा हम कह सकते हैं कि लगभग 1 वर्ष हो गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पूर्वजों के बारे में कुछ बातें की गई हैं, लेकिन आज के टाइम में हम ऐसा नहीं करते। प्रायः हमें एक दिन से काफ़ी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। अब ये तो बात हो गई कि दिन, सूर्योदय से सूर्योदय तक या सूर्यास्त से सूर्यास्त तक दिन, महीना, वर्ष, इसकी बात तो कर लिए। लेकिन एक दिन के अंदर भी हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जहाँ पर हमें छोटे छोटे समय अंतराल के बारे में जानने की जरूरत होती है। तो कह रहा है क्या? संभवतः समय मापने की सबसे बड़ी सामान्य युक्तियाँ घड़ियाँ हैं, और हम जानते हैं कि इस एक दिन में जो अलग अलग टाइम है इसको नापने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों? घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको कभी ये जानने की उत्सुकता हुई है कि घड़ियाँ समय कैसे मापती हैं? ऑफ कोर्स जानना चाहिए आपको, ये कैसे माप लेता भाई, इसमें कैसे सेट किया गया है, तो इसके बारे में अभी आएगा। घड़ियों को कार्यविधि काफ़ी जटिल होती है, परंतु कभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। देखो ये कैसे काम करता है, इसका जो मशीन है ये तो एक अलग टॉपिक है ना, कि मशीन कैसे सेट करा गया है, कैसे बनाया गया है। लेकिन इस मशीन को बनाने में जिस थ्योरी का इस्तेमाल हुआ है वह है आवर्ती गति। आवर्ती गति ही
के जानकारी के बाद घड़ी का निर्माण हुआ है, तो हमें आवर्ती गति को समझना ज़रूरी है। इस गति के ही समझ से बाद में इस घड़ी का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं क्लास 7th में। ठीक है, और अगर कभी आप ऊपर क्लास में पढ़ें, देखिए दीवार घड़ी है ये, और फिर ये मेज घड़ी है, और ये अंक डिजिटल घड़ी है, तो फिर ऊपर क्लास में पढ़ेंगे तो मान लीजिए कि और उसके बारे में ज़्यादा जान ही लेंगे। आवर्ती गति का एक परिचित सरल लोलक है। आवर्ती गति एक है ना चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है। अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा चिर परिचित, मतलब बहुत पॉपुलर सरल लोलक। अब ये सरल लोलक क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल पेंडुलम। इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों इसको हम लोग कहते हैं सिंपल पेंडुलम। तो हम लोग जो है कह रहा है क्या कि इसके बारे में अभी पढ़ने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा सिंपल पेंडुलम को समझ करके हम आसानी से सरल लोलक के बारे में समझ सकते हैं। सरल लोलक और सिंपल पेंडुलम सेम चीज़ नहीं है, बल्कि सरल लोलक का ही एक उदाहरण सिंपल पेंडुलम है। ठीक, यानी सरल लोलक ही को सिंपल पेंडुलम कहते हैं, लेकिन आवर्ती गति का एक उदाहरण है। ये क्या है, आवर्ती गति का एक उदाहरण है। चलिए, सॉरी मिस्टेक हुआ। कह रहा सरल लोलक धातु के एक छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जा सकता है ना। धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं। अब इसको समझिएगा। आप मान लीजिए कि एक धागा ले लीजिएगा, ठीक है। मैं अभी क्या लूं, दिख रहा है क्या? ठीक है, ऐसे मान लीजिए ले लीजिएगा, और ये अभी ऐसे ये धागा है, इसमें कोई एक भारी चीज़ बांध दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है ये किसी से टच नहीं होना चाहिए, ये सिस्टम किसी से टच नहीं होना चाहिए। निकाल लें क्या इसको? ठीक है, मान लीजिए कि सिस्टम है, ये हो गया। अभी हमने इसको ऐसे बांध दिया है कि ये सब तार को आप समेट लें अच्छे से। ठीक है, सपोज करिए ऐसे आपका जो ये सिस्टम बना, अभी ऐसे आपको एक धागा, वैसे इस चीज़ को आपको भारी लेना है और ये चीज़ आपको पतला धागा लेना है। ठीक है, कोई भारी चीज़ यहाँ पे, कोई भारी पत्थर या कोई लोहे का, और इसको ऐसे लटका दीजिए। इसको आप किसी स्टैंड से बांध दीजिए। ऐसे बांधिए कि ये बीच में कहीं जैसा अभी इधर उधर कहीं सटा हुआ किसी चीज़ से नहीं है, ऐसे सटा करके नहीं। ठीक है, ऐसे बांधना उसको फ्रीली। ठीक है, तो ये जो अभी आपने सिस्टम बना दिया, इसी को हम लोग कहते हैं सरल लोलक। क्या कहते हैं बच्चों इसको? सरल लोलक। ठीक, ये सिस्टम हमारा क्या, अच्छा नीचे हो रहा, ये सिस्टम हमारा क्या हो गया, छोटा कर लेते हैं। ये सिस्टम हमारा हो गया सरल लोलक। ठीक, ये भारी लगाना है और ये पतला लगाना है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। और इसका जो नीचे लटक रहा था अभी माउस हमारा, ठीक है, नीचे जो माउस लटक रहा था उसको हम लोग कहेंगे गोलक। क्या कहेंगे उसको? गोलक। जो नीचे लटक रहा था, आपका पत्थर बांधा होगा तो पत्थर, जैसे आपने पत्थर बांधा है, यहाँ पर लोहा बांधा, जो बांधा होगा ये आपका गोलक हो गया। और ये सिस्टम मान लीजिए कहीं पर आपने बांधा है, ये सिस्टम आपका सरल लोलक हो गया, सिंपल पेंडुलम हो गया। ठीक है, अब कह रहा है क्या, चित्र 9.4a में लोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम अवस्था में दर्शाया गया है। जब लोलक के गोले को धीरे से एक और ले जाकर मुक्त करते हैं तो ये इधर उधर गति करना आरंभ कर देता है। सरल लोलक की ये गति आवर्ती अथवा दोलन गति का एक उदाहरण है। फोटो में देखिए, देखिए ये भारी चीज़ है, ये जो सिस्टम है ये आपको सरल लोलक है। सरल लोलक में ये भारी चीज़ एक दोलक है। आप इसको क्या करेंगे, इसको एक पॉइंट तक लेके आएंगे और इसको आप छोड़ देंगे। जब इसको आप छोड़ देंगे तो ये गति करेगा, ये आगे पीछे जाएगा। इसी गति को कि एक निश्चित बिंदु से ये कुछ दूरी तय करा और फिर कुछ समय के बाद वापस उस बिंदु पर आया और फिर इस तरीके से दूरी करा, इसको हम लोग आवर्ती गति कहते हैं। क्या कहते हैं? कुछ आवर्त, कुछ समय के अंदर क्या हुआ, अपने गति को ये रिपीट करा, अपने गति को ये फिर से दोहराया, इसको हम लोग कहते हैं आवर्ती गति। क्लियर है? वही चीज़ यहाँ पर कहा गया था। दोलन भी गति कहते हैं, आवर्ती गति भी कहते हैं, दोनों नाम है। जब लोलक का गोलक अपनी मध्य स्थिति 0 से यानी O से आरंभ करके A तक, फिर A से B वापस O पर जाता है, तो ये कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया। लोलक तब भी एक दोलन पूरा करता है जब इसका गोलक एक चरम स्थिति A से दूसरे चरम स्थिति B पर तथा B से वापस A पर जाता है। देखिए इसको हम समझाते हैं आपको क्या करना है, क्या कह रहा है। आप ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए कि ये जो गोलक है ये मध्य से है ना, मान लीजिए कि यहाँ तक गया। अगर आप यहाँ पर से ऑब्जर्व करना शुरू किए हैं और यहाँ से ये वापस यहाँ तक आया और यहाँ से वापस फिर यहाँ तक गया, ठीक है, तो ये हो गया आपका एक दोलन, एक आवर्त। ठीक,
या फिर ये कह रहा है कि, या आप इसको कह सकते हैं कि अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ से जब ये इसको आप छोड़े और यहाँ तक गया और फिर यहाँ से वापस यहाँ तक आया, एक बार अपने एंड पॉइंट तक मैक्सिमम जहाँ तक जा सकता था वहाँ से वापस फिर पुनः अपने पुराने अवस्था में आने को कहेंगे एक दोलन। क्या कहेंगे? एक दोलन। ये समझना ज़रूरी है। एक दोलन का मतलब यहाँ से यहाँ जाना नहीं, बल्कि यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाना और वापस से उस पोजीशन तक आना। वही चीज़ वहाँ पर ऊपर लिखा हुआ था कि ए से दूसरे चरम बी पर और बी से वापस ए पर जब आएगा तो इसको हम लोग एक दोलन कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए, आई होप कि क्लियर रहा होगा। बहुत भारी चीज़ नहीं है। एक सरल लोलक बी दोलन करते समय लोलक के गोलक की विभिन्न परिस्थितियाँ। ठीक है, और ये जो है आप ऐसे यहाँ तक छोड़ दीजिए या थोड़ा ऊपर ले आके छोड़िए, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसके बारे में भी आएगा, आगे देखते हैं। वापस ए पर आ जाता है, वही बात है। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। क्या? एक तो गोलक वर्ड याद रखना, ये वाला क्या है ना कि धातु के गोले को लोलक कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि सरल लोलक में धातु के गोले को लोलक कहते हैं। सॉरी भाई, धातु के गोले को लोलक कहते हैं। ले अरे तोतला बना देगा ये। अब यहाँ पर एक चीज है कि सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे सरल लोलक का आवर्त काल कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आवर्त काल, टाइम पीरियड इसका हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक, आवर्त काल क्या है बच्चों? तो यही चीज जो मैंने अभी कहा, फिर से बोल देता हूं, क्या कि यहां से चल करके यहां गया और यहां से वापस यहां आया, है ना, तो जितना समय लगा, सपोज करिए 2 सेकंड लगा, सपोज करिए 2 सेकंड लगा या 1 ही सेकंड लगा, तो एक बार अपने एक्सट्रीम पोजीशन से वापस, सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन था और वहां से वापस अपने मेन ओरिजिनल पोजीशन तक आने में जितना समय लगेगा उसको हम लोग कहेंगे आवर्त काल। क्या कहेंगे उसको? आवर्त काल। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में आगे बहस होगा। क्रियाकलाप करना है आपने, वही करना है आपको। एक डोरी लगा देना है, उसमें कुछ भारी चीज़ आपको बना देना है, जैसा मैंने अभी माउस का किया था, है ना। पंखा उंखा अगर चल रहा है तो उसको बंद कर लेना है क्योंकि उससे हिलेगा डुलेगा, ताकि एकदम स्थिर कोई चीज़ लटका रहे, ना हिले डुले किसी बाहरी फोर्स से। ऐसे एकदम शांत जगह पे कीजिएगा जहाँ पर हवा न चल रहा, रूम के अंदर कीजिएगा, पंखा उंखा बंद करके। लोलक के गोलक को अपनी मध्य स्थिति पर विराम में आने दीजिए। पहले एकदम से वो रेस्ट में आ जाए, बिल्कुल एकदम रुक जाए, ऐसा ना कि हिल ही डोल रहा हो, नहीं, बल्कि फिर एकदम आने दीजिए। फिर उसको कुछ, है ना, जैसे कि इसी को है, जैसे यही वाला हमारा एग्जांपल है, इसको एकदम बीच में आने दीजिए। अभी पहले स्थिर होने दीजिए। स्थिर हो गया, उसके बाद इसको क्या करिए, ऐसे यहाँ तक किसी एक पोजीशन पर लाइए, किसी भी एक पोजीशन पर लाइए, उसके बाद उसको छोड़िए। ठीक है, और उसके बाद समय देखना शुरू कीजिए, है ना, और देखिए कि एक बार वहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगा, है ना, फिर कितना समय लगा। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, 10-20 बार गिन लीजिए कि कितना बार, है ना। मान लीजिए 20 बार का टारगेट रखिए कि 20 बार में कितना समय लिया कुल मिला के। 1 मिनट में 20 बार हो गया कि 2 मिनट लग गया। कहने का मतलब आपको यही प्रैक्टिकल करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि इसके पीछे दीवार पर उसकी माध्य स्थिति को एक चिन्हित द्वारा अंकित करें। भाई मतलब चिन्ह लगा दीजिए कि कहाँ तक गया था, ये चीज़ है। लोलक का आवर्त काल मापने के लिए हमें विराम घड़ी की आवश्यकता होगी। विराम घड़ी, स्टॉप वॉच जरूरी नहीं है, लैब में होता है या फिर जो दौड़ाते उड़ाते हैं ना वो लोग भी रखते हैं, खेल वेल में इस्तेमाल होता है। नहीं भी है तो आप जो घड़ी है वही घड़ी आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, डिजिटल वाला। वैसे मोबाइल में तो स्टॉप वॉच होता है, आप सर्च कीजिएगा स्टॉप वॉच, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, टाइम चलना शुरू हो जाएगा, फिर स्टॉप करेंगे, स्टॉप हो जाएगा, दिखा देगा कितना टाइम हुआ। तो आप मोबाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आजकल ये तो सबके पास है। तो कह रहा है कि उसका अथवा कलाई घड़ी का भी उपयोग किया जा सकता है, बट स्टॉप वॉच जो होता है, विराम घड़ी, वो ज़्यादा अच्छा होगा, उससे आप एकदम एग्जैक्ट टाइम देख पाएंगे, इसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। लोलक की गति में लाने के लिए गोलक को पकड़िए और इसे धीमे एक और ले जाइए। ये सुनिश्चित कीजिए कि जब आप गोलक को विस्थापित कर रहे हो तो इसे बांधी डोरी तनी हुई हो। मतलब ऐसा इसको उठा करके नहीं लेना है, नहीं, बल्कि जितना है उसको एकदम तना हुआ लेके आना है। ठीक है, एकदम पूरा ऐसे है ना, तो ऐसे उठा करके नहीं, बल्कि एकदम जहाँ पर है उस हिसाब से खींच करके ही लेके आना है। ठीक है, अब गोलक को विस्थापित स्थिति में मुक्त कीजिए। ध्यान रखिए गोलक को छोड़ते समय से धक्का नहीं लगाना है। अब इसको जब आप इसे छोड़ रहे हैं सिर्फ यहाँ पर लेके आके छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ला करके ऐसे धक्का दिए, धक्का नहीं देना है, बल्कि इसको बीच से ऐसे उठा के लेके आए, तान करके जितना दूर आया, और उसके बाद इसको आप बस छोड़ दीजिए, रिलीज कर दीजिए। ठीक है, ऐसे। उसके बाद आप अपने घड़ी का समय नोट कीजिए। माध्य स्थिति के बजाय आप स्थिति से यहाँ से नोट करना शुरू कर दीजिए। बीच से नोट करना थोड़ा दिक्कत होगा, उससे अच्छा कि यहाँ से नोट कीजिए। यहाँ से अब छोड़े, अब टाइम देख लीजिए, टाइम देख के छोड़िए,
और उसके बाद फिर यहाँ तक आने में देखिएगा टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जब गोलक अपनी एक चरम स्थिति पर, चरम स्थिति कहते हैं यहाँ तक, जैसे मैक्सिमम, जैसे यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से ऊपर ये नहीं जा पा रहा, तो ये हो गया चरम स्थिति, मैक्सिमम जहाँ तक गया, है ना। जब गोलक अपनी किसी चरम स्थिति पर हो, लोलक द्वारा 20 दोलन पूरा करने में लगा समय मापिए। सारणी 9.2 में आपने परीक्षण लिखिए। इसमें दिया गया परीक्षण केवल एक नमूना है, आपके परीक्षण इस वे हो सकते हैं। इस क्रियाकलाप के 3-4 दो बार दोहराइए। अपने परीक्षण के सामने 2 बार समय को 20 भाग देकर के एक दोलन में लगा समय अर्थात लोलक का अर्थकाल प्राप्त कीजिए। क्या कह रहा है यहाँ पर, ये वाला चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, 20 बार मान लीजिए आपको नोट करने के लिए कह रहा है कि 20 बार कितने टाइम में चक्कर लगा रहा है, इसको आप टाइम से पता लगाइए। और फिर क्या कह रहा है कि 20 दोलनों को पूरा करने में लगे समय को 20 से भाग देकर के एक दोलन का समय पता लगाया जा सकता है। सपोज करिए कि 30 मिनट में है ना, 30 मिनट में 20 जो है दोलन हुआ, 30 मिनट में 20 दोलन हुआ, तो एक दोलन में कितना समय लगा, है ना। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि 20 भागा 30 करेंगे, 20 भागा 30 करेंगे, 20 दोलन में 30, ओह सॉरी उल्टा हो गया क्या 30 भागा 20 करेंगे, 20 भागा 20 नहीं, सॉरी, ठीक है। समय बट्टे दोलन होगा, ये सही रहेगा, ठीक है। 20 दोलन में, है ना, कितना समय लग रहा है, तो आप इस 0 0 कैंसिल हो गया, है ना, 1.5 1.5 यानी 1.5 मिनट में, है ना, 1.5 मिनट पर दोलन, 1.5 मिनट पर दोलन, एक दोलन होने में 1.5 मिनट लग रहा है। आप इस तरीके से निकालेंगे। इस फॉर्मूला को याद रखिए कि समय बट्टे कुल दोलन, कुल समय बट्टे कुल दोलन, इसको याद रखिएगा। एक दोलन बराबर कुल समय बट्टे कुल दोलन, एक दोलन बराबर कुल समय बट्टे कुल दोलन, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, वैसे ये बहुत भारी कंसेप्ट नहीं है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैथमेटिकल सिंपली बेसिक अगर है तो, है ना। वो अलग बात है कि मैंने ही गलती कर दी थी अभी कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ही ऐसा, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है कि मुझे कुछ नहीं आता है बोल करके। वैसे तो मैं मानता हूँ कि मुझे बहुत कुछ नहीं आता है ना। क्या बड़ी बात है भाई, सब कुछ आ रहा होता तो क्या होती है। हम भी कोई फोटो वोटो में ना आ रहे थे अखबार में कि ले भैया हमने कुछ ऐसा कर दिया, इलोन मस्क का जगह ले लिया भाई। अबे भड़वा, वैसे क्या बताऊँ मैं, इन लोगों का मतलब जो भी रहा है रेप्यूटेशन, तो मैं पर्सनली तो छोड़ो यार, वो एक अलग ही बहस है। 9.2 सरल लोलक का अर्थ का डोरी की लंबाई बराबर 100 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप गौर कीजिए, क्या लिखा है, डोरी की लंबाई बराबर 100 सेंटीमीटर लिखा है। मैथ पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं, आज चैप्टर फिजिक्स वाला है ना, मैथ्स जैसा लग रहा होगा आपको। हमारे मैथ्स के सर आ गए हैं, इसीलिए उनको लग रहा है मैथ्स पढ़ा रहे हैं, इनको वही नज़र आता। चोर की नज़र पुलिस लिखो भाई कमेंट में, मुस्तफा सर जिंदाबाद। अब यहाँ पर कह रहा है कि सारणी 9.2 में सरल लोलक के आवर्तकाल। अब मान लीजिए कि 20 डॉलर में कितना समय लिया गया, 42 मिनट लिया गया लगभग, तो आवर्तकाल 2.1 आया। कैसे आया, तो 42 भागा 20 करा होगा, तो इससे 2.1 आएगा, जाहिर सी बात है ना। 21 दूना 42 और ये 0 है तो पॉइंट आएगा, ठीक। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि आप और भी नाप सकते हैं, आपको 2-4 बार करने के लिए कहा गया है। आप लिख दीजिएगा, मान लीजिए क्या कि अगली बार आपको जो है फिर से 40 मिनट लगा और इस हिसाब से। अच्छा, यहाँ पर डोरी की लंबाई की बात मैं कर रहा था कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि अगर डोरी की लंबाई अगर आप अलग अलग लेंगे ना, तो उस वक्त आपका जो ये दोलन है ना, वो फर्क पड़ जाएगा। डोरी की लंबाई पे डिपेंड करता है कि दोलन में कितना समय लगेगा। अगर आप एक फिक्स लंबाई वाले डोरी को लेकर के आप अलग अलग बार ट्राई करेंगे, तो सपोज करिए जैसे ये वाला आपका था, है ना, पेंडुलम, आपने एक बार यहाँ से ला करके छोड़ा था, एक बार मान लीजिए यहाँ से ला करके छोड़े थे, और एक बार अगली बार मान लीजिए यहाँ से ला के छोड़े हैं, इस बार यहाँ से ला के छोड़े हैं, तो दोनों में भी जो समय लगेगा ना, कुछ खास फर्क नहीं होगा, इसके बारे में आगे आएगा। लेकिन अगर ये डोरी की लंबाई अलग हो जाएगी ना, कि एक बार लिए थे मान लीजिए कि 100 सेंटीमीटर, एक बार ले लिए 150 सेंटीमीटर और लंबा डोरी ले लिए, तो लंबा डोरी ले लेंगे तो फिर स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो डोरी की लंबाई अगर फिक्स है, तो आपका ये जो एंगल है, क्या ना, कहाँ से छोड़े थे, ये थोड़ा बहुत फर्क होने पे समय अंतराल में कुछ खास चेंज देखने को नहीं मिलेगा बच्चों। इसके पीछे का बहुत बड़ा एक थ्योरी है, जो अभी आगे थोड़ा आपके लिए यहाँ पर भी आएगा। महान थे हमारे गैलीलियो साहब, चलिए पढ़ेंगे उसके बारे में। क्या आपके लोलक का आवर्तकाल हर बार लगभग समान आता है? जवाब है यस, लगभग समान ही आएगा। ध्यान रखिए, आरंभिक विस्थापन में थोड़ा परिवर्तन आपके लोलक के आवर्तकाल को प्रभावित नहीं करता। ये वाला जो है आप याद रखिए कि आरंभिक विस्थापन में थोड़ा परिवर्तन, है ना, जो है प्रभावित आवर्तकाल को, यानी यहाँ से वहाँ तक जाने आने में जो समय लगा, आवर्तकाल को ज़्यादा प्रभावित नहीं करता। जैसे मैंने अभी कहा कि आप यहाँ से छोड़िए या यहाँ से छोड़िए, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आजकल अधिकांश घड़ियों में 1 या 2 सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं, है ना, बैटरी लगती है। इन घड़ियों को क्वार्ट्ज घड़ी कहा जाता है। ये सब क्वार्ट्ज घड़ी ही है, ठीक है। कह रहा है कि इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों के द्वारा मापा गए समय से अधिक यथार्थ होता है, मतलब सही होता है, जाहिर सी बात है।
वो अलग बात है कि थोड़ा मैकेनिज्म की वजह से कुछ स्लो होता है और डिजिटल वाला और करेक्ट होता है। समय तथा चाल के मात्रक, अब एक अलग टॉपिक शुरू हो रहा है। हमने समय के बारे में डिस्कस करा, बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करी। चाल के बारे में हमने डिस्कस करा, लेकिन इसका मात्रक क्या होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ को हम लोग नापते थे कि स्केल में नापते हैं। आप अगर बोलेंगे कि भाई, मैं अगर ऐसे बोल दूं कि मेरे घर में ना एक टीवी है, वो 17 है ना। अब आप क्या 17 सेंटीमीटर का है या 17 इंच का है, क्लियर नहीं हुआ ना। तो जब आप उसके साथ कोई मात्रक लगाते हैं तब आप सही से आप दिमाग में एक फ़ोटो बना सकते हैं कि इतना बड़ा होगा। सही बात है ना। जैसे कि मैं कहूँगा मेरी हाइट जो है ना 5 फीट 5 है। अब 5 फीट 5 इंच या 5 फीट 5 सेंटीमीटर, तो फिर ऐसे में क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज़न होगा। लेकिन जब हम फिक्स कर देंगे 5 फीट 5 सेंटीमीटर, तब ये क्लियर हो जाएगा, अच्छा इतना होगा। तो कहने का मतलब है कि किसी यूनिट का, इकाई का आना ये चीज़ तय कर देता है कि भाई ये एग्जैक्टली कितना है, कैसा है, क्यों है। तो समय का भी इकाई और चाल की भी इकाई को हम लोग जान लेते हैं, ताकि हम समय और चाल के बारे में और अच्छे से समझ पाएँ। समय का मूल मात्रक सेकंड है, इसको तो याद रखना ही है, और शायद आपको पहले से भी पता ही हो। समय का मूल मात्रक सेकंड है, और भी मात्रक है बट मूल सेकंड है। इसका प्रतीक एस होता है, ये भी आपको पता है। और देखो स्मॉल एस है। समय के बड़े मात्रक मिनट तथा घंटा है, मतलब आवर, ये भी स्मॉल में देखो और ये भी स्मॉल में। आप पहले ही जानते हैं कि ये मात्रक किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं। आप जानते हैं कि 60 सेकंड में 1 मिनट और 60 मिनट में 1 घंटा, यही इसका संबंध है। चाल का तथाकथित मूल मात्रक क्या है, चाल का मूल मात्रक क्या है, तो यहाँ पर कह रहा है चूंकि चाल दूरी बट्टे समय है। चाल बराबर क्या है, चाल बराबर क्या है, दूरी बट्टे समय है ना। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, और हमने देखा समय का मूल मात्रक क्या है, सेकेंड है। समय का मूल मात्रक क्या है, सेकेंड है ना। ऐसे लिखिए, आप बिंदु दीजिए। अब दूरी का मूल मात्रक क्या है, तो दूरी का मूल मात्रक मीटर है ना। तो इस हिसाब से चाल दूरी बट्टे समय और दूरी का मीटर और समय का सेकंड, इसीलिए चाल का जो मूल मात्रक होगा वो मीटर बट्टे सेकंड होगा, यानी मीटर पर सेकंड होगा। तो यहीं पे लिखा है कि अतः चाल का मूल मात्रक मीटर पर सेकंड है। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे। वास्तव में इसे अन्य मात्रकों जैसे मीटर पर मिनट अथवा किलोमीटर पर आवर में भी व्यक्त किया जा सकता है और जाता है। आपको ये याद रखना चाहिए, जैसे गाड़ी वाले में हम किलोमीटर पर आवर की बात कर रहे थे, याद रखना चाहिए कि कभी मात्रकों के प्रतीकों को एक वचन में लिखा जाता है। मतलब जब भी हम लिखेंगे मात्रक को एक वचन में लिखेंगे, जैसे किलोमीटर पर आवर्स नहीं लिखेंगे, किलोमीटर पर सेकेंड्स नहीं लिखेंगे, वही चीज़ यहाँ पर लिखा है। जैसे कि 50 किलोमीटर लिखते हैं, ना कि 50 किलोमीटर्स नहीं, अथवा 8 सेंटीमीटर लिखते हैं, ना कि 8 सेंटीमीटर्स, ऐसा नहीं लिखते हैं। ठीक है, चलिए। और देखिए बीच में गैप भी है, इसको ध्यान रखिएगा, बीच में गैप है, एक स्पेस होता है। और किलोमीटर में ये देख रहे हैं स्पेस, ये स्मॉल है ना, स्मॉल। ये सब चीज़ तो वैसे 6 क्लास में भी था, आपको पता होगा। आवश्यकता के अनुसार समय के विभिन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझिएगा इसको। क्या आपकी आयु के दिनों अथवा घंटों में व्यक्त करना आप अपेक्षाकृत वर्षों में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। अगर आप बोलेंगे आपकी एज क्या है, अगर आप घंटा में बताना शुरू करते हैं हमारा इतना 3,84,546 घंटा है, तो भाई ये काफ़ी अजीब लगेगा, ये बढ़िया हिसाब किताब नहीं है। अगर आप बोलेंगे दिन में, जैसे मान लीजिए कि आपकी उम्र 15 साल है, तो 15 गुना 365 है ना, यानी 3,650 से लगभग 1.5 कर दीजिए, 3,000 का और 1,500, 4,500, 4,500, 5,651, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि 51,000, इतना भाई कैसा लगेगा ये अच्छा नहीं लगेगा सुन करके। बोलने में भी काफ़ी दिक्कत होगी और सामने वाले को समझने में भी काफ़ी दिक्कत होगी कि मेरी एज इतना दिन है, इतना सेकंड है या इतना मिनट है। तो हम लोग आसानी के लिए, आसानी से बोलने के लिए, आसानी से लिखने के लिए, आसानी से याद रखने के लिए, सुविधाजनक होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, है ना, वर्ष में ज्ञात करते हैं कि हमारा 15 साल है, 14 साल है। ऐसे घर से विद्यालय तक की दूरी तय करने में लगे समय को वर्षों में व्यक्त करना बुद्धिमान नहीं होगा, है ना। आपके घर से स्कूल जाने वाले जो 17 मिनट लगता है आपको, अब 17 मिनट का अगर आप वर्ष में ज्ञात कीजिएगा तो 0.00 कुछ आएगा, 0.03 ऐसा कुछ आएगा। भाई ये समझने में भी दिक्कत है कि पता नहीं यार कितना क्या बोल रहा है लड़का, तो सुविधा बुद्धिमानी नहीं है। 1 सेकंड का काल अंतराल कितना छोटा अथवा बड़ा होता है आपको तो पता ही है। तो इसको अगर आप बोलना चाहते हैं कि कितना बड़ा होता है, तो इसके लिए आपके पास एक ट्रिक दिया है कि आप बोलिए जोर से 2000, क्या बोलिए 2000। तो अगर आप 2001 बोलते हैं तो इसमें जितना समय लगा वो लगभग 1 सेकंड होता है। 2001, 2002, 2003, 2004, ऐसा आप 2010 तक बोले और देखिए 10 सेकंड हुआ कि नहीं हुआ, लगभग होगा। तो इससे पता चलता है कि 2001 बोलने में लगभग 1 सेकंड लगा। तो यहाँ पर वही कह रहा है किसी सामान्य स्वस्थ युवा के विराम की स्थिति में नाड़ी 1 मिनट का 72 बार अर्थात 10 सेकंड में लगभग 12 बार स्पंदन करता है। नाड़ी स्पंदन मतलब आप इस तरह से आपने पिछले चैप्टर में देखा था, नहीं देखा वीडियो तो आप देख सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा कह रहा है कि जो हार्ट बीट है वो भी नाड़ी स्पंदन में आता है। तो आप हार्ट बीट एक नॉर्मल आदमी का 72 बार होता है, बच्चों का थोड़ा ज़्यादा हो सकता है।
है ना। तो ये जो हार्ट बीट 72 बार हमारा होता है, इसका मतलब हुआ कि 1 मिनट में 72 बार है, अर्थात 10 सेकंड में 1 मिनट में कितना होता है, देखो 1 मिनट बराबर 1 मिनट में 72 बार। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1 मिनट कितना होता है, 60 सेकंड होता है। तो 60 सेकंड में 72 बार हुआ, चूंकि 1 मिनट में 72 बार और 1 ही मिनट 60 सेकंड होता है, तो 60 सेकंड में भी 72 बार। तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 72/60। तो इस हिसाब से जब हम करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 12 बार लगभग, कितना 12 बार, यानी लगभग हमारा 10 सेकंड में, अच्छा ये सॉरी ये तो 1 सेकंड का हुआ, 10 सेकंड में करेंगे अगर, तो हम लोग क्या करेंगे 72/60 गुना 10, हाँ तब होगा ना, ऐसे कटेगा 6 12 6 72, हाँ 10 सेकंड में लगभग 12 बार। चलिए बुझो कुछ कह रहा है, ये बुझे जानने के लिए उत्सुक है कि एक दिन में कितने सेकंड तथा एक वर्ष में कितने क्या आप उसकी सहायता कर सकते हैं सहायता, कितना बोल रहा है, एक दिन में कितने सेकंड, तो एक दिन में 24 घंटा है ना, 24 घंटा गुना 60, तो ये हो गया मिनट गुना 60, ये हो गया सेकंड, है ना। तो इतना सेकंड होता है, गुना कर लेंगे जो भी 80,000 से ज़्यादा ही हो जाएगा आई थिंक। उसके अलावा क्या है, एक वर्ष में कितने घंटे, तो एक वर्ष में 365 दिन, लीप ईयर नहीं लेते हैं, नहीं तो 366 हो जाएगा, और गुना कितना दिन, तो 365 दिन। अब एक दिन में 24 घंटा, तो 365 गुना 24, एक साल में इतना घंटा, उसको गुना करके जो भी आ जाए, है ना, 8 हज़ार आएगा लगभग। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि हमारा बूझो का हेल्प हो गया। आगे बढ़ते हैं। इस खोज के विषय में एक रोचक कहानी है। किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत होता है। देखो भाई, अभी किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत होता है, क्या मतलब है, मतलब एक लोलक है ना, ऐसा एक लोलक है, इसको यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से वापस आने में जो समय लगा वो लगभग फिक्स होता है। मान लीजिए एक और लोलक है, यही है, इसी को आपने ना थोड़ा इधर ज़्यादा खींच करके अब करा, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से यहाँ तक आने में जाने लगा। अगर यहाँ पर 1 सेकंड लगा था ना, तो लगभग यहाँ भी 1 ही सेकंड लगेगा, जबकि यहाँ ज़्यादा दूर से आ रहा है, कम दूरी से आ रहा है, और यहाँ पर ज़्यादा दूरी से जा रहा है। अगर ये डोरी की लंबाई फिक्स है, तो मान लीजिए डोरी 100 मीटर की है, यानी 1 मीटर 100 सेंटीमीटर की, सॉरी 100 सेंटीमीटर की है, और ये भी डोरी मान लीजिए 100 सेंटीमीटर की है। इस कंडीशन में बच्चों ये जो समय लगा और ये जो समय लगेगा दोनों लगभग बराबर रहेगा। हालांकि ये देखने में बहुत अजीब लग रहा है कि इतनी दूरी तय करेगा तो भी उतना ही समय, और इतनी दूरी तय करेगा तो भी उतना ही समय। यस, इसके पीछे का जो फिजिक्स है, जब आप ऊपर क्लास में थोड़ा और गहराई से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी आप समझिए कि ये जो खोज हुई थी ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो एक साइंटिस्ट है जो 1564 में पैदा हुए, 1662 में मर गए, इसका नाम सुना होगा। ये बहुत मशहूर फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं। कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो गिरजाघर में बैठे थे, गिरजाघर में जो घंटा लालटेन कुछ देखे होंगे, उन्हें देखा कि छत से जंजीर द्वारा लटका कोई लैंप होता है ना, जंजीर से लैंप सब नहीं रहता लटका हुआ, ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसा लैंप लटका हुआ था जंजीर द्वारा, ठीक है, छत से जंजीर द्वारा ऐसा लटका हुआ था, ठीक है। उसको उन्होंने क्या करा, देखा दूसरी ओर धीमी गति कर रहा है ना। उन्होंने देखा कि छत से जंजीर द्वारा लटका गया कोई लैंप दूसरी ओर धीमी गति कर रहा है। उन्हें, अच्छा एक मिनट, क्या बोल रहा है, उन्होंने देखा कि छत से जंजीर द्वारा लटका कोई लैंप एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा है, एक तरफ से दूसरी, ऐसे ऐसे, है ना। उन्हें यह पाकर आश्चर्य हुआ कि लैंप एक दोलन पूरा करने के अंतराल में उनकी नब्ज स्पंदन यानी धड़कन की संख्या हर बार समान। अब बैठा तो बेचारा साइंटिस्ट लोग होबे करता है ऐसे कि बैठा कुछ सोच रहा, देखा कि भैया अच्छा रुको हार्ट बीट से मिलाते हैं, यहाँ से यहाँ तक गया 4 बार धड़का, यहाँ से यहाँ तक फिर 4 बार में, अरे अरे ये क्या हो रहा है कि एक बार यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एक आवर्तकाल में बराबर धड़क रहा है, मतलब क्या ये बराबर समय में दूरी तय कर रहा है। गैलीलियो ने अपने परीक्षण को सत्यापित करने के लिए विभिन्न लोलक के साथ प्रयोग किया। उन्होंने पाया कि किसी दी गई लंबाई के लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है। आप क्या कर सकते हो, इसको अंडरलाइन कर सकते हो। क्या गैलीलियो ने क्या कहा था कि किसी दी गई लंबाई का लोलक, मतलब लंबाई फिक्स होना चाहिए, एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है बच्चों, ठीक है, लंबाई फिक्स हो तो। इस परीक्षण से उन्होंने लोलक युक्त घड़ियों के विकास की एक नई दिशा प्रदान की। इसी खोज के बाद में, हालांकि इसने नहीं बनाई घड़ी, लेकिन इसने हेल्प करा था, ठीक है, क्रिस्टियानो कुछ है नाम जिसने घड़ी बनाई थी। कमानी युक्त घड़ियां और कलाई की घड़ियां लोलक घड़ियों के परिष्कृत रूप थी, ठीक है, बाद में डेवलप होकर के कलाई वलाई वाली घड़ी बन गई, लेकिन शुरू में जो घड़ियां बनी थी वो इन्हीं के इस थ्योरी से इंस्पायर्ड घड़ियां थी। अच्छा ऊपर रह गया होगा क्या कुछ, सेंटीमीटर, ये नहीं है, पढ़ लिया, चलिए। देखिए भाई ये जंतर मंतर है क्या, हाँ जंतर मंतर नई दिल्ली। मैं यहाँ पे घूमा हूँ लगता है यार, हाँ घूमे तो है लगता है, पता नहीं कहाँ कहाँ गया था, ज़्यादा एक दफ़ा गया था, लेकिन कहाँ कहाँ गया था ऐसा तो मेरे पास फ़ोटो है, मतलब शायद यहीं गया था। चलो
लेकिन राजस्थान में वैसा कुछ है क्या? कमेंट कीजिएगा तो। राजस्थान में या दिल्ली में, चलो पता नहीं। बहरहाल क्या मैं ज़्यादा घूमा नहीं हूँ, क्या है ना कि कुएं का मेंढक समझते हो, हाँ वो मैं हूँ। हॉस्टल में रहा 10 साल, उसके बाद थोड़े बहुत कॉलेज से घर और पढ़ाई, है ना। ज़्यादा दुनिया नहीं देखी लगता मैंने। अब घूमेंगे, टेंशन मत लो, अब हो गई मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। वैसे और सीखना है लेकिन अब थोड़ा फ्री भी हो गए। अब यहाँ पर कह रहा है कि बच्चे, अच्छा धड़कने वाले बच्चों में इधर कुछ अधिक हो सकता है, ये बात मैंने पहले ही कर लिया है। जब लोलक वाली घड़ियां प्रचलित नहीं हुई थी तब संसार के विभिन्न भागों में समय मापन के लिए बहुत सी युक्तियों का उपयोग किया जाता था। धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी, इस प्रकार की युक्तियों के कुछ उदाहरण है। भाई ये सब घड़ी इस्तेमाल होता था, कैसे काम करता था भाई अल्लाह जाने, ये लोग कैसे इसको इस्तेमाल करते थे। संसार के विभिन्न भागों में इन युक्तियों का भिन्न भिन्न डिज़ाइन बनाए गए हैं, है ना, अलग अलग हिस्से में। अब हम क्या ही करें इसका, अब इसका काम नहीं है, लेकिन ठीक है, इंटरेस्टिंग है कि कैसे ये लोग काम करते थे, कितना मेहनत करके टाइम देखते थे। क्यों टाइम देखते थे, करना क्या था? शिकार करके ला के खा के सो जाना था भाई, टाइम क्यों देख रहा है? सुबह को चला जाना फिर से, टाइम तो हम लोग को देखना पड़ता है भाई, है ना। मजाक नहीं उड़ा रहे, लेकिन एंसेस्टर की ज़िंदगी अच्छी थी भाई। चाल मापना, अब हमने चाल वाले के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया, लेकिन चाल के बारे में और ठीक है, इसका हमने सेकंड ये भी जान लिया कि मीटर पर सेकेंड, है ना, मिनट पर सेकेंड, हाँ भैया ठीक है। समय तथा दूरियां कैसे मापें, ये सीखने के पश्चात आप किसी वस्तु की चाल परिकलन कर सकते हैं। जब आप इसको सीख लेंगे तो आप किसी चीज़ का चाल नाप सकते हैं। और वैसे भी आपने एक चीज़ तो सीख ही लिया है कि दूरी और समय अगर आपको पता हो तो आप चाल पता कर सकते हैं। पहले ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या लोलक वाली घड़ियां नहीं थी तब समय कैसे मापा जाता था। ओ भाई जवाब तो पहले ऊपर आ चुका है। जब लोलक वाली घड़ियां नहीं थी तो समय नापा जाता था, वही धूप घड़ी, वाटर वाला, रेत घड़ी, हाँ ये सब था। समय तो जवाब तो पहले ही आ चुका है। ये देखिए, ऐसा कुछ होता था रेत घड़ी, ऐसा कुछ होता था जल घड़ी, ऐसा कुछ होता था धूप घड़ी, है ना। आइए फर्श के अंदर गतिमान किसी गेंद की चाल ज्ञात करें। एक आपको क्रियाकलाप दिया है, चौक के चूर्ण अथवा चूने से फर्श पर एक सरल रेखा, एक लाइन खींच देना है। खींच दिए, अपने मित्र से कहिए कि वो इस रेखा से एक 2 मीटर की दूरी पर खड़े, से 2 मीटर मतलब फिक्स लाइन खींचे और वहां से 2 मीटर नाप करके ऐसे खड़े हो गए। अब यहाँ से आप गेंद फेंकेंगे, खड़े हो गए। अब मित्र से कहिए कि वो फर्श पर अनुदिश सरल रेखा के लंबवत किसी गेंद को धीरे से लुढ़काना है, भाई ऐसा फेंक नहीं देना। जिस क्षण गेंद को सरल रेखा पर पार करते तथा जिस क्षण वो विराम अवस्था में आते हैं, दोनों बार समय नोट कीजिए। गेंद विराम अवस्था में आने में कितना समय लेती है, जिस बिंदु पर गेंद रेखा को पार करती है तथा जिस बिंदु पर वो विराम आती है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मापिए। इसे मापने के लिए आप फीतावता का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप को विभिन्न समूहों बारी बारी दोहराइए, है ना, और उसके बाद में लिखिए, उसके बाद नोट कर लीजिए कितना टाइम लगा। देखिए यहाँ पर, ये देखिए यही वाला प्रैक्टिकल है। क्या करना आपको, ऐसे लाइन खींच लिया है, ये 2 मीटर फिक्स दूरी, ये दूरी फिक्स है 1 मीटर या 2 मीटर, 2 मीटर बोला था, 2 मीटर बोला था, ठीक है, ऐसे फिक्स कर दिए। अब यहाँ से आराम से इसको लुढ़का रहे हैं। अब यहाँ पर से जब ये क्रॉस करा नापने के लिए, यहाँ पर से, तो मान लीजिए क्या टाइम देख लीजिए, जो टाइम हो रहा है, और उसके बाद ये मान लीजिए रेस्ट में जब तक आया, जब तक ये रुका उस वक्त टाइम देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद इस दूरी को आप नापिए कि मान लीजिए कि ये 3 मीटर की दूरी तय करा, कितने की, 3 मीटर की, और मान लीजिए इसका समय लगा 4 सेकेंड, कितना समय लगा, 4 सेकेंड, ठीक है। आप इस तरह से, और आप भी दोहराइए, अपने दोस्तों से भी दोहराइए, है ना। उसके बाद आपको नाम लिखना है कि कौन कौन कर रहा है ना। उसके बाद गेंद द्वारा चली गई दूरी कितना मीटर, मान लीजिए 3 मीटर, लिख दीजिए 3 मीटर, कितना समय 4 सेकेंड, लिख दीजिए। तो चाल क्या हो जाएगा, चाल जानते हैं कि मीटर पर सेकेंड में यहाँ पर, तो चाल बराबर तय की गई दूरी 3 मीटर और समय कितना है 4 सेकेंड, तो 3/4 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से और सबका भी नापिए, ठीक। फिर बोल दें नाम हो गया मान लीजिए खुशी, ठीक है। दूरी कितनी हो गई भाई 3 मीटर, समय कितना हो गया 4 सेकेंड। अब तय की दूरी बट्टे समय, आगे बढ़े। आप इस तरीके से और लगा भी कीजिएगा। मापों को सारे निरूपण देने प्रत्येक समूह के पाठ्यक्रम गेंद की चाल के परिकलित कीजिए। अब देखो भाई, इसको मैं फास्ट इसलिए पढ़ रहा हूँ कि जरूरत नहीं हो बात है। क्या आप अपनी चाल अथवा साइकिल की चलाने की चाल की तुलना अपने मित्र की चाल से कर सकते हैं, करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहेंगे, हम कंपटीशन करते भी हैं स्कूल जाते टाइम। इसके लिए आपको अपने घर अथवा किसी अन्य बिंदु से अपने विद्यालय की दूरी को जानने की आवश्यकता होगी। अगर आप दूरी नहीं जानेंगे तो सार कैसे पता लगाएंगे? दूरी का चाल से लेना देना है ना। दूरी और समय पता होगा तभी तो आप चाल पता कर सकते हैं। दूरी पता हो और चाल आप दूरी पता हो और समय आप देख लीजिएगा। आवश्यकता होगी तब आप सभी दूरी को तय करने में लगा समय को माप करके एक दूसरे की चाल को परिकलित कर सकते हैं। भैया ये बात आप पहले ही समझ गए हैं कि मान लीजिए कि आपका स्कूल आपके घर से 1 किलोमीटर है और आप अपने दोस्त का अपना जो टाइम देख लेते हैं कि भाई हम इतना बजे निकले हैं, पहुँच कर टाइम देख लीजिए कितना समय अंतराल हुआ। उसके बाद आप क्या कर दीजिए, 1 किलोमीटर से उसको डिवाइड कर दीजिए। उसका आप चाहें तो मीटर में क्या कर लीजिएगा, 1 किलोमीटर का 1000 मीटर होता है, तो 1000 मीटर बट्टे मान लीजिए आपको लगा 5 मिनट, तो 1000 बट्टे
5 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा, 5 6 30, 300 सेकंड हो जाएगा, है कि नहीं है। तो हाँ 300 सेकंड हो जाएगा, तो 1000 बट्टे 300 है ना, उसके बाद कट कुट कर लीजिएगा, इतना मीटर पर सेकंड जो है आपकी चाल है कि नहीं है। तो भाई दूरी बट्टे समय वही चीज़ है, मीटर पर, अच्छा किलोमीटर आवर 9.4 में कुछ जीवों की चाल जो है किलोमीटर पर आवर में दी गई है, आप स्वयं इनकी चाल को मीटर पर सेकंड में परिकलित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम उसको करेंगे अभी। उपग्रहों को पृथ्वी कक्षा में परमोचित छोड़ने के लिए, ये चीज़ आप याद रखिएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा जीके की तरह है। उपग्रह बोलो तो सैटेलाइट, इसको जब हम पृथ्वी कक्षा में परमोचित यानी छोड़ने के लिए ऊपर जाते हैं, रॉकेट लेके जाता है सैटेलाइट को, कौन लेके जाता है, रॉकेट। तो रॉकेट की जो स्पीड है ना वो 8 किलोमीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 8 किलोमीटर दूरी तय करेगी, 1 सेकंड में 8 किलोमीटर दूरी तय करेगी, इस चाल तक पहुंच जाती है। इसके कछुआ की जहां तक बात है, कछुआ सिर्फ 1 सेकंड में 8 सेंटीमीटर चलता है बच्चों, जबकि रॉकेट 1 सेकंड में 8 किलोमीटर। क्या आप ये परिकलित कर सकते हैं कि कछुए की तुलना में रॉकेट की चाल की कई गुनी है? भाई इसको तुलना करने के लिए क्यों कहा जा रहा है मुझे समझो, देखो क्योंकि 8 किलोमीटर पर सेकेंड और 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड में क्या डिफरेंस है, इसको तुलना करने के लिए देखो ये और ये तो बराबर है। तुलना इसलिए करने के जा रहा है कि तभी भी हम तुलना तभी कर सकते हैं जब हमारे पास दोनों का यूनिट सेम हो, इकाई सेम हो। अभी ये किलोमीटर पर सेकंड है और ये भी सेंटीमीटर सेम है, तो अभी तुलना नहीं कर सकते, अरे दोनों तो बराबर है, नहीं बराबर नहीं है। 8 किलोमीटर पर सेकंड का मतलब हुआ 8000 मीटर पर सेकंड, और 8000 मीटर पर सेकंड का मतलब हुआ 8000, फिर मीटर को फिर सेंटीमीटर बनाना है, 8 लाख मीटर पर सेकंड। क्या हुआ, 8 लाख मीटर पर सेकंड। देखो 8 किलोमीटर पर सेकंड का मतलब मीटर, किलोमीटर को हम मीटर बना दिए तो 8000 मीटर पर सेकंड हुआ, और उसी का मतलब हुआ 8 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर, किलोमीटर का 8 लाख सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चों, समझ रहे बात आप। तो 8 लाख सेंटीमीटर पर सेकंड है रॉकेट का, और 8 सेंटीमीटर है ना पर सेकंड है कछुए का। तो इस हिसाब से आपको क्या कह सकते हैं कि भाई 1 लाख गुना जो है स्पीड का फर्क है, ठीक। चलिए आगे बढ़े। यानी यहाँ पर ये मेन मोटिव था इसको पूछने का आपको, कि आप जब भी तुलना करिएगा ना तो सेम यूनिट वाले की तुलना कीजिएगा। ऐसा नहीं कर सकते कि 1 मीटर पर सेकंड में है और 1 किलोमीटर पर आवर में है, आप कंपेयर कर लीजिए। जैसे एक एरोप्लेन है ना, वो 900 किलोमीटर पर आवर चलती है मान लीजिए, और आप मान लीजिए क्या कि है ना, आप एक साइकिल है जिसको 900 मीटर, नहीं साइकिल भी तो 900 मीटर पर सेकंड नहीं चल सकती भाई, 900 सेंटीमीटर पर सेकंड तो चल ही सकती है, ठीक है। तो एक साइकिल है जो 900 सेंटीमीटर पर सेकंड चल रही है, तो आप कहेंगे दोनों सेम ही है, नहीं सेम नहीं है, ये सेंटीमीटर पर सेकंड है और वो किलोमीटर पर आवर है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको कंपेयर करना है तो दोनों का यूनिट को सेम करना पड़ेगा, या तो आप सेंटीमीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कर लीजिए, या तो किलोमीटर पर आवर को है ना सेंटीमीटर पर सेकंड में कर लीजिए। जब दोनों का यूनिट इकाई सेम होगा तब आप कंपेयर करके बता सकते हैं कि अभी कौन तेज है कौन स्लो है। आगे बढ़े। क्या आप अपने चलने तथा साइकिल चलाने की चाल को तुलना में अपने मित्रों की चाल से चाहिए तो हो गया। यदि आप वस्तु ज्ञात हो जाए तो आप दिए गए समय उसके द्वारा चली गई दूरी, यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो जाए तो आप दिए गए समय में उसकी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब ये देख लेते हैं। सामान्यतः उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापा जा सकने वाला सबसे कम समय अंतराल 1 सेकंड है, ये सब आपको पता है ना। हम लोग 1 सेकंड ही सबसे ज़्यादा नाप सकते हैं, हालांकि उससे छोटा हो सकता है कुछ नैनो सेकंड। अब ऐसी विशेष घड़ियां उपलब्ध है जो 1 सेकंड से छोटे समय अंतराल को माप सकती है, सेकंड से भी छोटा। इनमें से कुछ घड़ियां 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग, 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग, और यहाँ तक कि 1 अरबवें भाग तक के समय अंतराल को माप सकते हैं। भाई आज के टाइम में ऐसा टेक्नोलॉजी, वैसे स्टॉप वॉच में भी 1 सेकंड के कुछ भाग को नापता है। ऐसा समय आ चुका है कि 1 सेकंड के 1 अरबवें भाग तक को मापा जा सकता है ना। आपने माइक्रो सेकंड तथा नैनो सेकंड जैसे शब्द सुने होंगे। अब यहाँ पर इसको याद कर लीजिए क्या कि 1 माइक्रो सेकंड है ना सेकंड का 10 लाखवां भाग होता है। 1 माइक्रो सेकेंड 10 लाख मतलब क्या है ना, ये यानी 10 के ऊपर कितना जीरो। मुस्तफा सर कैसे लिखेंगे इसको साइंटिफिक में? 10 लाख है, इसको 10 के ऊपर 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे। छः है जीरो, 10 के ऊपर 6 है ना, हमसे 5 है आगे, 10 के ऊपर 5 नहीं, 10 के ऊपर 6। तो आप कह सकते हैं क्या कि 1 माइक्रो सेकेंड है ना, 1 माइक्रो सेकेंड जो होता है वो बेसिकली 10 के ऊपर -6। आप माइनस क्यों करा, क्योंकि वो एक बट्टे का हिस्सा है, तो ये थोड़ा मैथमेटिकल डीप में चला जाएगा, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। आप सिर्फ इतना समझ लो कि माइक्रो सेकेंड में जो होता है 10 लाखवां भाग, 1 सेकेंड को 10 लाख हिस्सा करो, 10 लाख हिस्सा करके जो एक हिस्सा होगा,
ठीक है, उस एक हिस्से को हम एक माइक्रो सेकंड कहते हैं बच्चों। इस तरीके से एक नैनो सेकंड का 1/1000वां भाग होता भाई, 1 सेकंड का 1/1000 हिस्सा करके एक हिस्सा जो होता है उसको एक नैनो सेकंड कहा जाता है ना। इतने समय छोटे अंतराल में जो घड़ियां मापती हैं उनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए किया जाता है। कहाँ पे किया जाता होगा? स्पेस में टाइम ट्रैवल करके जो हम लोग का टाइम डिफरेंस वगैरह आता होगा वो सब होता होगा, बड़ी बड़ी चीज़ें। खेलों में जिन समय मापने के युक्ति का उपयोग होता है वो सेकंड के 10वें अथवा 100वें भाग तक के समय अंतराल माप सकती हैं। हम लोग जो स्टॉपवॉच घड़ी में इस्तेमाल करते हैं मोबाइल में या जो खरीद के मिलता है खेलने के लिए, उसमें 1 सेकंड का 10वां भाग या 100वां भाग मैक्सिमम होता है। इसके विपरीत ऐतिहासिक घटनाओं के समय को शताब्दी एवं सहशास्त्रियों में व्यक्त किया गया है। तारों तथा ग्रहों के आयु को प्राय अरब वर्ष में व्यक्त किया करते हैं। क्या आप उन काल अंतराल के है ना प्रास की कल्पना कर सकते हैं जिनमें हमें व्यवहार करना पड़ता है? भाई ये यहाँ पर क्या कह रहा है देखो, एक तो हो गया बहुत कम और एक तो हो गया बहुत ज़्यादा। जैसे शताब्दी मतलब 100 साल, शताब्दी मतलब 100 साल, ठीक है। तो हम लोग इतिहास के लिए शताब्दी का इस्तेमाल करते हैं कि 10 शताब्दी मतलब 100 साल यानी 1000 साल, ऐसे हम कह देंगे। और क्या है समय शताब्दी अथवा क्या है सहस्त्राब्दियों। अब ये क्या होता है भाई? हाँ, सहस्त्राब्दियों क्या होता है इंग्लिश, इसका क्या होगा एक बार चेक कीजिए तो सर। शताब्दी तो समझ आ रहा है, सहस्त्राब्दी सहस्त्राब्दी 100 शताब्दी होगा। हाँ सर कह रहे तो आई थिंक होगा, है ना। सहस्त्राब्दी अगर इंग्लिश में होता तो फिर तो मैं कर ही देता, ठीक है। उसके अलावा एक लाइट ईयर में भी नापते हैं। लाइट ईयर मतलब होता है जैसे कि एक साल में जो सूर्य है, जो कि 1 सेकंड में 3.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड की जो दूरी तय करती है सूर्य, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना कर लेगी 60 गुना, और 1 घंटा में कितना उसका 60 गुना, और 1 साल में कितना, है ना, मतलब 24 गुना फिर उतना, मतलब 1 साल में सूरज की रोशनी या रोशनी जितना ट्रैवल कर सकता है उसको हम लोग एक लाइट ईयर कहते हैं। तो बहुत तारों के बीच की दूरी को लाइट ईयर में नापा जाता है, अरब वर्ष में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। चलिए तब तक हम फिर नीचे देखते हैं। सहस्त्राब्दी आई थिंक वही 100 साल होना चाहिए, देखिए तो 100 शताब्दी होना चाहिए। देखिए हाँ, सहस्त्राब्दी मतलब 1000 साल। चलिए सहस्त्राब्दी मतलब 1000 साल। अब यहाँ पर कुछ है जिसमें क्या किया गया है, आपको कुछ चीज़ों का स्पीड दिया गया है, जैसे कि बाज का स्पीड है, चीता का है। शताब्दी ही तो खुद 100 है। अच्छा शताब्दी 100 है, हाँ। अब यहाँ पर आपको सिखा भी गया और ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको थोड़ा सीख लीजिएगा, आगे काम आएगा। क्या 320 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड बनाना है तो हम जानते हैं कि किलोमीटर और मीटर में कितना का फर्क, 1000 का फर्क, और आवर और सेकंड में कितना का फर्क, घंटा को 60 से गुणा करेंगे तो मिनट, और मिनट को फिर 60 से गुणा करेंगे तो सेकंड। तो 1000 बट्टे आप कह सकते हो या तो 3600 कर लो डायरेक्ट, 6 36 है ना, इतना का फर्क होता है किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में, ठीक। यानी किसी भी ऐसी माप चाल जो किलोमीटर पर आवर में दी गई हो उसको अगर आपको मीटर पर सेकंड में व्यक्त करना हो, लिखना हो, तो हम लोग इतना से गुना करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा कट कुट करके वो मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। अब ये एक मैथ का टॉपिक है, वहाँ पर आप अलग से सीखेंगे, बट फिर भी थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 56 है, अब ये 56 किलोमीटर पर आवर है, तो 56 की इसको आप कट कुट कैसे भी कर सकते हैं। हाँ ये 2 जीरो ऐसे कट गया, आप 10 5 और 18 दोनों 36 है ना, तो आप सीधा सीधे मतलब कट कुट के इसका पूरा क्या आया 5/18 आया, है ना। हम उसको काट के छोड़ा कर लिए ऊपर ही, नहीं समझे, फिर से बोले क्या, अरे 1000/3600 था ना, इसको हम इतना नहीं लिख करके यहाँ पर 2 जीरो कटा, है ना, 2 से 5 और 2 से 18 ये कटा, तो ऊपर 5 और नीचे 18 बचा ना, ये चीज़ और 1000/3600 एक ही बात है ना, क्योंकि उसी को काट के ना इतना आया। तो हम लोग जहाँ ये लिखना था किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकंड में, हम उसको यहाँ लिखेंगे, ये लिखेंगे, तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो मान लीजिए 56 को जो कि किलोमीटर पर आवर है, इसको आपको मीटर पर सेकंड बनाना है, तो आपने क्या करना होगा 5/18 से गुना करना होगा, कितना से 5/18 से गुना करना होगा। अब इसको आप गुना कर लीजिए, 18 का 18 18 दोनों 36, 18 तिया 54। ओ ऐसा नहीं कट रहा है, चलो आप थोड़ा कर दो। हाँ है, क्या हुआ आप, हाँ ये ना, ओ ये गाड़ी ले जाएगा। हाँ है, ये चैप्टर में बहुत एक्सप्लेनेशन हो रहा है, ऐसे पता नहीं चार्ज कितना है, नहीं है, कितना टाइम हुआ देखें, अभी तो 1 घंटा हुआ, 1 घंटा 9 मिनट हुआ है, थोड़ा सा देखते हैं। चलिए चैप्टर पूरा देख के जाना है, समझे। हाँ हम पूरा पढ़ा के जाएंगे तो आप पूरा देख के नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए काट कूट लीजिएगा
क्या होगा, 9 चौका 36, 9 7, भाई कितना से कटेगा 28 दूना 56, 9 दूना 18, नहीं मैं बच्चे वाला ही करेंगे हम। अब 28 गुना 5/9, ठीक है, हिसाब कर लेना यार कितना होगा, जो भी पॉइंट शॉइंट में आएगा वो मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है, आप कर लेना। आप बोलोगे ऐसे क्यों छोड़ दे रहे हो यार, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें हैं ना, इसीलिए। तो कहने का मतलब है किसी को भी बस इतना समझ लो, आप हिसाब कर लेना, आपको आता होगा। हम बिहारी लोग तो वैसे भी मैथमेटिक्स में अच्छे होते ही हैं। हाँ भाई, आप बोलोगे आप सर आपकी हालत है, कोई बात नहीं, हम साइंस के टीचर हैं। 11 को मान लीजिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड करना है, तो आपने इसको भी क्या कर देना है, 5/18 से गुणा कर देना है, तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा, जो कि पहले किलोमीटर पर सेकंड था, पर आवर था। अब उल्टा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपको मीटर पर सेकंड में दिया है, सपोज करिए आपको मीटर पर सेकंड में दिया है और आपने ना किलोमीटर पर सेकंड करना है, तो आपने 18/5 कर लेना है, उल्टा कर लेना है। चलिए ये भी बात आप याद रख लीजिए, ठीक है। अगर उधर से इधर करना, मतलब मीटर पर सेकंड दिया है और किलोमीटर पर आवर बनाना है, तो 5/18 ना करके 18/5 से गुणा कर लेना, उल्टा, ठीक, क्योंकि उल्टा है तो उल्टा, उधर से उल्टा तो इधर से उल्टा। याद कर सकते हैं कि आपको केवल चाल के समय से गुण करना होगा इस प्रकार। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आपको दूरी पता करनी हो, और आपको चाल और समय पता हो, तब क्या करेंगे। मान लीजिए आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो तो ये पढ़ा हुआ है ना, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, यही पढ़ा है ना आपने। लेकिन अगर मान लीजिए आपको दूरी पता करना, जबकि ये और अभी आप चाल पता करेंगे तो ये दोनों से पता करेंगे, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक पता करना रहा तो वही इस समय को इधर ले आओ, तो चाल गुना समय बराबर दूरी। या अगर आपको समय पता लगाना, समय को इधर लाओ, चाल को यहाँ लेके जाओ। जैसे कि यहाँ पर देखो, दूरी बराबर है ना, दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, समय इधर आ गया, गुना हो जाएगा भागा से, है ना। ऐसे ही समय बराबर, समय इधर आ गया और चाल इधर चला गया इसकी जगह पे, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो हमारे पास 3 फॉर्मूला हो गया। एक तो वही वाला हो गया, कौन वाला, ये वाला, एक तो हमारे पास हो गया चाल बराबर दूरी बट्टे समय, है नंबर 1। और इसी मेन बॉस वाले फॉर्मूला से हमारे पास दूसरा फॉर्मूला हो गया दूरी बराबर चाल गुना समय, और उसी से हमारे पास तीसरा एक और फॉर्मूला हो गया समय बराबर दूरी बट्टे चाल। मेन बॉस यही है, इसी से ये दोनों भी बना है। तो आपको मान लीजिए चाल पता लगाना है तो ये लगाएंगे, दूरी पता लगाना है तो ये लगाएंगे, या समय पता लगाना है तो ये लगाएंगे, वरना यही लगा देंगे और इधर उधर गुना क्रॉस व्रॉस करके आप निकाल लेंगे, जैसे आपकी मर्जी, आप जिस तरह से कंफर्टेबल हो, है ना, कर लीजिएगा। मैं तो फॉर्मूला अलग नहीं लगाता हूँ, बल्कि फॉर्मूला वही लगा लेता हूँ, क्रॉस व्रॉस करके मैं कर लेता हूँ। बूझो ये जानना चाहता है कि क्या कोई ऐसी युक्ति है जो चाल मापती हो। ऑफकोर्स स्पीडोमीटर है ना, जो चाल नापती है, मशीन है। अपने स्कूटर अथवा मोटरसाइकिलों पर 1 मीटर लगा हुआ देखा होगा, ऐसा वाला। इसी प्रकार कारों, है ना, बसों तथा अन्य वाहनों के डैशबोर्ड पर मीटर देखा जा सकता है। चित्र 9.7 में किसी कार के डैशबोर्ड दर्शाया गया है। कार का भी डैशबोर्ड होता है ना, वहाँ वो देखिए कार में भी होता है, और ये गाड़ी में, मोटरसाइकिल में, है ना। ध्यान दीजिए, इनमें से किसी एक मीटर के एक कोने पर किलोमीटर पर आवर लिखा है। देखिए यहाँ पर किलोमीटर पर आवर लिखा है, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर लिखा है, ठीक है। मतलब ये जो मशीन है ये किस में चाल को ज्ञात कर रही है, क्या यूनिट है इसका, किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। इसे चाल मापी कहा जाता है। मतलब चाल नापने वाले युक्ति को हम क्या कहते हैं, डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, चाल मापी कहते हैं। ये याद रखना है, आसान है। चाल मापने वाले को चाल मापी, स्पीड नापने वाले को स्पीडोमीटर, है ना, आसान। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसे फोर्स करने वाली बात है। स्पीडोमीटर वही लिखा हुआ है, कहते हैं। इसे सीधे ही किलोमीटर पर आवर में चाल ज्ञात हो जाती है। इसमें कौन स्पीड दिखाता है, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि बड़ी दूरी तय करते हैं आमतौर पर इससे। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। इससे मीटर को पथ मापी यानी ओडोमीटर कहा जाता है, ठीक है। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। इस मीटर को पथ मापी, ओ हाँ हाँ हाँ, याद आया। 2 तरह का कांटा होता है ना, एक होता है स्पीड नापने वाला और एक होता है कि आपने क्या दूरी तय करा है। आपने देखते होंगे ना कि ये गाड़ी कितना चला हुआ है, नहीं बोलते 40,000 चल गया भाई, 45,000 चल गया। मेरी मोटरसाइकिल अभी लगभग 48,000 किलोमीटर चल चुकी है 2 साल में, ठीक है। तो आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, और ये मैं अकेले चलाता हूँ मेरी गाड़ी, तो आप समझिए आप कि मैं एक दिन में कितना रनिंग करता हूँ, क्योंकि 2 साल मैंने 48,000 किलोमीटर रन करा है अपनी गाड़ी, बाइक को, ठीक है। भाई डेली का एवरेज मेरे ख्याल से डेली का 50 किलोमीटर से ज़्यादा आएगा, 50-60 किलोमीटर एवरेज आएगा। अगर आप रोज़ का भी जोड़े, हालांकि रोज़ नहीं जाते, संडे तो छुट्टी होती है ना, कम से कम रेस्ट करते हैं। तो कुल मिला एक पथ मापी, एक होता है स्पीडोमीटर, एक होता है ओडोमीटर। एक से स्पीड नापते हैं कि भाई गाड़ी का, और ये देखो ये 1 मीटर है ये वाला, ठीक है। इधर इसमें कहाँ है,
यहाँ पर है, ठीक है। इसको बोलते हैं ओडोमीटर, कि इतनी दूरी तय करी है इसने, है ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो तरह का होता है, एक स्पीडोमीटर, एक पथमापी। पथ मतलब कितनी दूरी तय कर रहा है, वो भी एक होता है यहाँ पर जैसे, है ना। तो हो गया ओडोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय की पिकनिक के लिए जाते समय पहली ने यह निश्चय किया कि वो यात्रा समाप्त होने तक हर 30 मिनट के पश्चात बस को पथमापी का पाठ्यांक अपने नोटबुक पर लिखेगी। इसके पश्चात उसने अपने पाठ्यांक सारणी 9.5 पर लिखे। उसने क्या करा, यात्रा शुरू करी, मतलब उसके बस पे कहीं पिकनिक में जा रही थी, और उसने क्या करा, हर एक आधे घंटे पे उसने लिखा, मतलब कि मेरी गाड़ी कितनी दूर गई है। सपोज करिए जब गाड़ी चलना शुरू हुआ, प्रारंभ में देखा गया था कि 36,540 किलोमीटर वो बस चली हुई थी। ये दूरी उसमें पहले से ही लिखा होता ओडोमीटर में, ठीक है। अब अभी नहीं चला, अभी 0 किलोमीटर अभी नहीं चली है। जब 8:30 आधा घंटा हुआ तो ये दूरी 540 से बढ़ करके 560 हो गया, मतलब 20 किलोमीटर चल गया। कितने मिनट में? 8 से 8 30, मतलब 30 मिनट में। 30 मिनट में 20 किलोमीटर। फिर 8:30 से 9:30, इसमें भी 30 मिनट। फिर अगले 30 मिनट में 60 से 80, यहाँ पर भी 60 से 80, टोटल दूरी हुआ 40 किलोमीटर, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर, ठीक है। फिर इस तरीके से 600, और फिर इस तरीके से वो नापी है 80। मतलब टोटल टाइम अगर देखा जाए तो आधा घंटा, आधा घंटा, आधा घंटा, है ना, और फिर आधा घंटा, मतलब 2 घंटा। 2 घंटे में उसने कितना चला? 80 किलोमीटर। तो अगर 2 घंटे में 80 किलोमीटर तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर, यानी उस गाड़ी का जो औसत चाल था वो लगभग कितना था? 40 किलोमीटर था। 40 किलोमीटर पर आवर गाड़ी में तो पर आवर ही रहा था। क्या आप बता सकते हैं कि पिकनिक स्थल विद्यालय से कितनी दूरी था? तो यहाँ पर बिल्कुल हम बता सकते हैं कि 0 से लेकर 80 किलोमीटर तक गया, मतलब टोटल दूरी कितना था? पिकनिक स्थल 80 किलोमीटर का था, है ना। उसके अलावा परिक्रिया सारणी को देख करके बूझों ने पहेली से पूछा कि क्या वो बता सकती है कि 9:45 पर तक उसकी बस ने कितनी दूरी तय कर ली थी, है ना। पहेली के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। सही बात है, उसने जो टाइम लिखा था ना, उसमें 45 वाला टाइम उसने नहीं लिखा था। उसने 8:30 लिखा था, 9 लिखा था, है ना, 9:30 लिखा था, 10 लिखा था, 9:45 नहीं लिखा था। तो 9:45 में कैसे बताएंगे भैया? ये एक सवाल है, इसका जवाब अभी आगे आएगा। आप भी इसको जान लीजिएगा कि 9:45 पे कैसे बताएंगे, ठीक है, अंदाजा नहीं सही से। तो कह रहा है क्या, हम दूरी समय ग्राफ एक खींचते हैं, एक ग्राफ होता है, और उस ग्राफ के जरिए से हम पता लगा सकते हैं बीच की दूरी को भी। ये जो अभी 9:30 9:45 का, सॉरी 9:45 का जो अभी नहीं बता पा रही है ना, अपनी सहेली को, ये कैसे बता सकते हैं, इसके बारे में एक अलग टॉपिक है जिसको हम लोग सीखना चाहेंगे, वो है दूरी समय ग्राफ। ये आपको थोड़ा सा, आप कह सकते हैं इस चैप्टर में थोड़ा हैवी पार्ट है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हमको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको ऊपर क्लास में बहुत काम आएगा। क्लास 9th हो या 11th हो, ग्राफ का खासा रोल रहता है, ठीक है। लिखा है कि आपने देखा होगा कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि सूचनाओं को रोचक बनाने में उन्हें विभिन्न प्रकार के ग्राफों के रूप में प्रस्तुत करती हैं, ठीक है। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को ग्राफ में प्रस्तुत करता है। उससे क्या होता है कि वो इंटरेस्टिंग भी होता है, देखने में अच्छा लगता है, और साथ ही साथ जो होता है ईजी टू अंडरस्टैंड होता है, समझने में आसानी होती है, ठीक। ग्राफीय निरूपण का एक अन्य प्रकार वृत्त रेखा पाई चित्र है। मतलब एक तो हम लोग यहाँ पर स्तंभ ग्राफ देख सकते हैं, जिसके बारे में हम खास करके बात करने वाले इस चैप्टर में, दूरी समय ग्राफ, जो कि स्तंभ ग्राफ ही का एक हिस्सा है, मतलब स्तंभ ग्राफ ही है। और दूसरा उसके अलावा है वृत्त रेखिया या पाई चित्र, पाई चार्ट जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले 2 और दिया है। अच्छा, स्तंभ के अलावा हम लोग रेखा वाला देखेंगे। तो ये देखिए, आपने मैच वगैरह में अगर आप क्रिकेट देखते हैं कभी, तो इस तरह का देखे होंगे कि ओवर और रन वगैरह जो है इस तरीके से बार ग्राफ में दिखाया जाता है ना। इसको स्तंभ ग्राफ कहते हैं। स्तंभ, चूंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो स्तंभ के जरिए से दिखाया जा रहा है ना, इसी वजह से इसका नाम है स्तंभ ग्राफ, ठीक है। देखिए, स्तंभ ग्राफ इसका नाम है। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ओवर, सेकेंड ओवर, थर्ड ओवर, फोर्थ ओवर, फिफ्थ ओवर, हर एक ओवर के लिए एक एक स्तंभ, एक एक पिलर बनाया गया है, और जितना एक ओवर में रन बना वहां तक उसकी हाइट बनाई गई है। इधर रन दिखा रहा है, तो जहां तक, जैसे एक ओवर में 1 रन बना, पहला ओवर में 1 रन बना, तो इसका हाइट, इसकी ऊंचाई 1 तक किया गया है। दूसरा ओवर में, है ना, 5 रन बना था, तो इसका जो हाइट है वो 5 तक किया गया। ऐसे देखिए, सबसे ज़्यादा चौथे ओवर में 10 रन बना था, तो 10 तक जो है इसकी हाइट की गई थी, है ना। इस तरीके से एक साइड में रन लिख करके, एक साइड में ओवर लिख करके एक ग्राफ बना जाता है। आप इसको ऐसे रीड कर सकते हैं, है ना। छठा ओवर में कितना रन, तो छठा ओवर में मिला लीजिए 6 रन, है कि नहीं है। तो स्तंभ ग्राफ इस तरीके से काम आता है, ठीक। ठंडा पिलाइए बेटा को, है ना, गिलास दीजिए, है ना। हाँ, यहाँ पर जो है वायु के संगठन, अब यहाँ पर एक चीज़ और है, इसका नाम है पाई चार्ट। क्या नाम है? पाई चार्ट।
अब यहाँ पर इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विरित रेखा, विरिता रेखा जो भी है, विरित आरेख असल में है, विरिता रेखा जो लिखा हुआ असल में विरित आरेख है। ये तो साइड से ऐसे दिखाया गया, थोड़ा 3D टाइप में। इसी को आप ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे सीधा सीधी, है ना, एक सर्कल हो 2D में, और जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर गैस का दिया हुआ है कि हवा में टोटल जो गैस है 100%, उसमें से 75% है ना नाइट्रोजन है, कितना 78, सॉरी 75 कह रहा था, 78 नाइट्रोजन है, उसके अलावा 21 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि इस पूरे वृत्त का एक बड़ा हिस्सा जो कि 78% के बराबर होगा, यहाँ से लेके देखिए पूरा ये जो है दिखाया गया है नाइट्रोजन। इसी तरीके से एक और दूसरा बड़ा हिस्सा ऑक्सीजन और छोटा सा हिस्सा अन्य गैस, है ना, जैसे कि आप जानते हैं 1%। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि आप इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। सपोज करिए कि आपके क्लास में, है ना, जो बच्चे हैं वो मान लीजिए 3 किस्म के बच्चे हैं एज के हिसाब से, 10 से लेके 12 साल वाले, 12 से लेके 13 साल वाले, 12-13 वाले और फिर 15 वाले मान लीजिए। अब उसका परसेंट है ना, कि 10 साल से 12 साल वाले मान लीजिए क्या कि 50% है, ठीक। और मान लीजिए क्या कि 12-13 वाले जो है वो आपको 27% है, और इसी तरीके से उससे 13 प्लस जो है ना, ये आपको बाकी जितना बच गया, कितना बच गया, 27-13 है ना, 23% है, ठीक। अब इसी को हम यहाँ पर दिखाएंगे तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, 100% हो गया। 50 मतलब आधा, चलिए इस तरह से कर दीजिए। अब इसको आप अलग कलर से दिखा सकते हैं, ठीक है, इसको अलग कलर से भी ऐसे ऐसे अलग अलग कलर से दिखा सकते हैं कि ये हमारा हो गया कैसा वाला, 10 से 12 वाला, ठीक। अब 27% है, मतलब इसके आधा का थोड़ा ज़्यादा, चलो मान लीजिए ऐसे कर लीजिए, ठीक। इसको आप अलग कलर से दिखा सकते हैं कि हमारा ये जो है ना, ये 12-13 वाले हैं। इस तरीके से जो बच गया वो मान लीजिए 13 प्लस वाले हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से पाई चार्ट में दिखाया जाता है। अब इसको निकालने का एग्जैक्ट कैसे कैसे लाइन बनेगा, इसका एक अलग तरीका है। 360 डिग्री से टोटल को डिवाइड करते हैं और उसके बाद जिसका स्पेशली बना रहे हैं उसको गुना करते हैं, वो एक अलग तरीका है, मैथमेटिक्स का टॉपिक है। तो कभी अगर आएगा तो देख लीजिएगा। अगर आपको जानना ही है तो आप कमेंट करिए, हम इसको अलग से बता देंगे। लेकिन यहाँ पर वीडियो को बड़ा ना करें, ना खींचे, इसीलिए हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि बेसिकली ये जो पाई चार्ट होता है वो ऐसे इन्फॉर्मेशन दिखाता है, और यही जानना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी आप पाई चार्ट देखिएगा तो समझ जाइएगा कि टोटल में जैसा ऐसा हिस्सा जितना बड़ा उस हिसाब से वो चीज़ उतना ज़्यादा, जो हिस्सा कम उस हिसाब से वो चीज़ उतना कम। चाहे जिस चीज़ के बारे में भी हो, रन ओवर के बारे में हो, गैस के बारे में हो, या कोई और भी चीज़ के बारे में हो, हर एक चीज़ के बारे में ये बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ये है दूरी समय ग्राफ। चलिए एक चीज़ इसमें आपको इंपॉर्टेंट समझना है कि नीचे जैसे लिखा, अच्छा यहाँ पर अभी दूरी और समय ग्राफ के बारे में बात करेंगे बाद में, लेकिन पहले ये लोग किया है आयु के बारे में और भार के बारे में, ठीक। कि बच्चों का जो एज है वो 2 से लेकर के 22 तक का लिया है, और उसका जो वेट है 10 से लेकर के 80 तक का वेट लिया है। क्या अलग अलग उम्र के बच्चों का जो वेट है वो कैसा कैसा है, उस हिसाब से बिंदु जो है डाला है और फिर रेखा मिलाया है। ये कैसे काम करता है देखिए। 2 साल के बच्चे जो हैं, 2 साल के बच्चे जो हैं उनका जो एज है ना वो लगभग 10 kg का है। तो यहाँ पर एक बिंदु डाला है, आप देख सकते हैं, ठीक। चलो 10 kg का है। ऐसे ही जो 6 साल के हैं, है ना, 6 साल के बच्चे, उसका जो एज है वो लगभग, उसका जो वेट है वो लगभग, है ना, 20 kg के आसपास का है। ऐसे ही मान लीजिए 20 के जो हैं, है ना, जो 20 के हैं, मान लीजिए क्या इसका जो है आप देख लीजिए, यानी 70 के करीब वेट है। तो इस तरह से सबको फिर मिला दिया जाता है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमको इसके बीच का चाहिए वो भी मिल जाता है। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि 8 से लेके 10 तक, यहाँ पर 8 वर्ष और 10 वर्ष है, बीच में 9 वर्ष भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ, 9 वर्ष हो सकता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे 8 के सामने ये था, 10 के सामने ये था, तो 9 के सामने आप ऐसे मिला लीजिएगा, और इस हिसाब से यहाँ से एक जो है समांतर रेखा एक्स एक्सिस से ले लीजिएगा। एक्स एक्सिस अभी दिखाएंगे हम आपको। और इस हिसाब से आप जो है, अगर ये जो है ये 30 था और ये आपको 20 था, तो बीच में क्या हो सकता है, 25 हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि जो डाटा में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, इस तरह से रेखा मिलाने से क्या होता है कि हम लोग को उस वाले चीज़ का भी इंफॉर्मेशन मिलने लगता है जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को एग्जैक्टली नहीं दिया हुआ है। तो इसका एक अलग ही फ़ायदा है, ठीक। इसीलिए इस तरह का जो है ग्राफ बनाया जाता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक सारणी दिया है, ये चीज़ हम देखेंगे अभी, और ये सारणी को भी देखेंगे। सबसे पहले ये ग्राफ पेपर का मॉडल दिया है। मान लीजिए कि ये ग्राफ पेपर है, ठीक है। आप कॉपी जब खरीदते हैं, ग्राफ कॉपी, तो आपको इस तरह का देखने को मिलता होगा, और वहाँ पर आप इस्तेमाल भी करते होंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस का नाम आपने पहले सुना भी होगा, फिर हम थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। ये जो रेखा होती है एक ऐसा सीधा वाला, है ना, ये रेखा, इसको हम लोग कहते हैं वाई अक्ष।
और इसको हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष। क्या? वाई अक्ष और एक्स अक्ष। अब इसका नाम इधर तक एक्स है, इस सेंटर वाले का नाम होता है जहाँ पर कटता है। अब जरूरी नहीं कि सेंटर यहीं पर हो सकता है कि ज़रूरत के हिसाब से इसको ऐसे और ऐसे ही बनाया जाए। यहाँ पर भी सेंटर हो सकता है, अपने ज़रूरत के हिसाब से ऐसा बनाया जाता है। बट मान लो अभी यहाँ पर है सेंटर, तो इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। और इसका जो वैल्यू है ना, निर्देशांक है, वो 0 0 होता है, वो एक अलग चीज़ है। अभी आप ये समझिए कि इससे इधर नेगेटिव यानी ऋणात्मक वैल्यू को दिखाते हैं, इससे नीचे ऋणात्मक वैल्यू को दिखाते हैं, और जो हमने पहले खींचा ये वाला और ये वाला, इससे हम धनात्मक वैल्यू को दिखाते हैं। जहाँ तक कि समय और चाल के समय और गति की बात है ना, दूरी की बात है, तो दूरी भी नेगेटिव ऋणात्मक नहीं हो सकता है और समय भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है कि नहीं है? तो इसीलिए हम बात करेंगे इसकी। अच्छा, ये जो है ना, ये जो आप 4 घर बन गया इसकी वजह से, मतलब ऐसा सेक्शन करने की वजह से, ठीक है, उसका भी आप नाम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे एंगल का नाम लिखते हैं एक्स ओ वाई। जैसे इस वाले का अगर आप लिखेंगे, इस वाले का, तो वाई ओ एक्स डैश। अच्छा, इधर एक्स डैश, इधर वाई डैश। तो आप ये मोटा मोटी चीज़ समझ लीजिए। उसके बाद मान लीजिए हम 5-5 रुपये, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, इस तरीके से मान लीजिए कि हम इसको सेक्शन कर लिए। ये मान लीजिए 1-1 सेंटीमीटर का है। जब आप ग्राफ कॉपी खरीदेगा तो उसमें 1-1 सेंटीमीटर का थोड़ा गाढ़ा लाइन वैसे भी दिया रहता है, ठीक। वो 1-1 सेंटीमीटर का दिया रहता है, उसके बीच में 10-10 लाइन रहता है ग्राफ कॉपी में, ठीक। और 5 पे थोड़ा और उससे थोड़ा पतला रहता है। कहने का मतलब है कि ये चीज़ जो होती है ये बराबर दूरी पे तय की जाती है, ठीक। अब आप क्या करेंगे, अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर नंबर्स बैठाएंगे, और इसी तरीके से यहाँ पर मान लीजिए 5-5 हम यहाँ पे भी कर लेते हैं, अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर भी नंबर्स बैठाएंगे। अब कैसे बैठाएंगे तो थोड़ा सा हम एग्जाम्पल से समझेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि जब भी ये बनाएंगे आप, तो इस बीच की जो दूरी है, इस बीच की जो दूरी है, इस बीच की जो दूरी है, मतलब हर एक 2 पॉइंट के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए, इसमें भी और इसमें भी, ठीक। एक चीज़। दूसरी बात ये कि आप जब नंबर्स लिखेंगे तो वो नंबर्स भी रेगुलर नंबर होना चाहिए। जैसे अगर आप 10 20 30 ऐसे लिख रहे हो, 10-10 के गैप दे रहे, तो नंबर के गैप भी बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं होता ग्राफ में कि यहाँ पर 10 दे दिए, यहाँ पर 15 दे दिए, यहाँ पर 25 दे दिए, गैप फर्क नहीं होना चाहिए। भले ही ये नंबर आप 10-20 ना लेकर के 100 200 300 भी लिख सकते हैं, 1000 2000 3000 भी लिख सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन जो गैप है वो आपको इक्वल होना चाहिए। इसी तरीके से सेम चीज़ इधर भी अप्लाई होता है। अब ये काम कैसे करता है थोड़ा आगे देख लीजिए। चलिए, यही सब चीज़ें ध्यान देने वाली चीज़ें थी। यहाँ पर हम लोगों को एक डाटा दिया गया है, इसके हिसाब से हम फिर बात करेंगे। ये देखिए, किसी कार की गति को एक चार्ट में दिखाया गया है, इसको आप ग्राफ में दिखा सकते हैं। यहाँ पर यह दिखाया गया है कि जब समय 0 था, मतलब स्टार्टिंग, तो दूरी भी 0 रुका हुआ था। गाड़ी स्टार्ट हुआ, गाड़ी चलना, 1 मिनट में 1 किलोमीटर चला, दूसरा मिनट में 2 किलोमीटर पहुँच गया, तीसरा मिनट में 3 किलोमीटर पहुँच गया, ऐसे ही चौथा में 4 किलोमीटर और पाँचवा में 5 किलोमीटर, ठीक। अब इसी चीज़ को क्या किया गया है, देखिए आप यहाँ पर क्या करा गया है, ग्राफ में दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक। अब इसको आप भी समझ लीजिए कि कैसे दिखाने की कोशिश की गई है। देखिए, तो चूंकि वो जो नंबर्स थे वो 1 2 3 4 5 ऐसे था किलोमीटर में, और वो जो दूरी थी वो भी 1 2 3 4 5 थी, है ना। तो यहाँ पर नीचे समय को दिखाया गया है और साइड में दूरी को दिखाया गया है। और ये चीज़ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी हम लोग समय के साथ कोई तुलना करते हैं किसी चीज़ को, तो उस वक्त नीचे ही समय को लिखते हैं, अक्सर ये देखा गया है। अब 100% ऐसा कोई एकदम से रूल नहीं है, लेकिन अक्सर यही देखा गया है कि जब भी समय के साथ किसी चीज़ की तुलना की जाती है, अभी समय के साथ दूरी की तुलना की जा रही है कि कितने समय में कितनी दूरी तय की गई है, तो यहाँ पर नीचे समय को और साइड में दूरी को, इसको हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष, इसको हम लोग कहते हैं वाई अक्ष, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा, और इसको क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जब भी आप समय को लिखेंगे तो कोशिश करेगा कि समय नीचे रहे, है ना, और कोई दूसरा इन्फॉर्मेशन जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो आपको साइड में रहे। अब हो सकता है कि कभी समय के अलावा कुछ और चीज़ें हों, जब कोई और चीज़ होगी तो आप फिर जिस हिसाब से रखना चाहें रख सकते हैं। जैसे ऊपर में आयु के बारे में बात थी, है ना। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 0 तो सेंटर में ही होगा, जैसे मैंने पहले ही आपको कहा। उसके अलावा ये देखिए दूर समय है कि पहला मिनट, दूसरा मिनट, तीसरा मिनट, चौथा मिनट, यहाँ पर मिनट फिक्स कर दिया गया है, 5वां मिनट, ये मिनट में बात हो जा रही है, ठीक। इस तरीके से फिर यहाँ पर लिख दिया है ना, कि पहला किलोमीटर, दूसरा किलोमीटर, तीसरा किलोमीटर, चौथा और 5वां। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है, क्या मैंने जो पहले कहा था कि ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा, और सेम चीज़ यहाँ पर भी, ठीक। अच्छा, उसके अलावा ये जरूरी नहीं कि यहाँ जितना डिस्टेंस हो यहाँ भी उतना ही डिस्टेंस हो, लेकिन इधर का हर एक का गैप बराबर और इधर का हर एक का गैप बराबर, भले इसका और इसका बराबर ना हो, वो एक अलग मसला है। अच्छा, एक और चीज़ क्या, नंबर भी देखिए रेगुलर है, 1 2 3 4 5। ऐसा नहीं हो सकता कि बराबर की दूरी के बीच में नंबर आपने टेढ़ा मेढ़ा ले लिया, ठीक। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब ये खींचते कैसे हैं, तो जब पहला मिनट में पहला किलोमीटर था, पहला मिनट, इसके ऊपर एक लाइन ऐसा
डॉट 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 वाला खींचते हैं, ये जैसा आपने खींचा यहाँ पर जैसे किताब में खींचा हुआ है। फिर कितना किलोमीटर चला है, 1 किलोमीटर चला, तो 1 के सामने ऐसा डॉट 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 खींचते हैं। ठीक, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पर मिल गया। ठीक, तो जहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इसका मतलब है कि वही हमारे काम का बिंदु है, वही जो है उसका जो है समय दूरी का ग्राफ है। उसके अलावा फिर मान लीजिए कि दूसरा मिनट है, तो दूसरा मिनट में फिर से वही हाल कि दूसरा मिनट में आप क्या करना है, आपको एकदम अच्छा ये इससे पैरेलल है, इससे ये पैरेलल है, ऐसे दिखाते हैं पैरेलल को। ठीक है, और ये आपको खींच लेना है, कहाँ तक भी आप खींच सकते हैं। उसके अलावा फिर दूसरा मिनट में आप जानते हैं चार्ट के हिसाब से कि 2 किलोमीटर चला है, तो 2 किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पर आप क्या करेंगे, खींच लेंगे, ये इससे समांतर होगा, ये रेखा इससे समांतर होगी। आप ये चाहे तो खींचें और चाहे तो ना खींचे, डॉट 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 करके लिखें। ठीक, अब मान लीजिए कि ये दोनों कहाँ पर कट गया, यहाँ पर कट गया, तो उस बिंदु को फिर से इंटरसेक्शन पॉइंट कहेंगे, वहाँ पर बिंदु लगा लेंगे। ऐसे मान लीजिए 4 पे भी आप क्या कर लेंगे, है ना, 4 पे भी आप ऐसे कर लेंगे, और 4 में 4 किलोमीटर है तो 4 किलोमीटर में ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अभी हमारा ये चूंकि हम हाथ से कर रहे हैं तो एग्जैक्ट नहीं हो रहा, फिर से देखिए। ठीक है, सीधा नहीं हो रहा था ऐसे। अब आप देख रहे हैं कहाँ पर कटा, यहाँ पर कटा है ना, तो वहाँ पर भी एक बिंदु ले लेंगे। इस तरीके से जो बिंदु है उसको आप एक क्या करेंगे, स्केल की मदद से आप मिला देंगे। अब यहाँ से हमको क्या फ़ायदा होगा बच्चों, जैसा कि ऊपर सवाल किया गया था कि बीच में वो लड़की कैसे पता लगाएगी बस की दूरी जिस समय के बारे में वो नोट नहीं की थी, है ना, वही ऊपर सवाल था ना। तो यहाँ पर मान लीजिए क्या कि हमने ये जब लकीर खींच दिया तो हमने 1 2 3 4 5 का खींचा था, पर चाहे तो अभी आप 6 का भी क्या कर सकते हैं, 6 का भी ऐसे सीधा करके इधर से सीधा करके आप पता लगा सकते हैं कि 6ठे मिनट में जो है बस कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक, तो ये फ़ायदा होता है इससे ग्राफ से। अच्छा, अभी जो ये ग्राफ है ये ऐसे चाल को दिखा रहा है जो दूरी के साथ साथ बराबर जो है समय के साथ साथ बराबर दूरी तय कर रही है, ये ऐसे को दिखाया गया है। अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो कि पहला मिनट में 2 किलोमीटर चला, लेकिन है ना, इसको हम थोड़ा दिखाते हैं कहीं पे स्पेस लेके, रुकिए। कोई मान लीजिए ऐसा सिचुएशन हो, ठीक है, ये 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट और 5 मिनट। ठीक, इधर मान लीजिए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर। ठीक है, 5 10 15 20 25 बराबर है, 1 2 3 4 5 बराबर है। ठीक, अब देखो मान लें क्या कि 1 मिनट में ना 3 किलोमीटर गाड़ी, पहला मिनट में ना मान लो 3 किलोमीटर चला, ठीक है, लेकिन दूसरा मिनट में ना 10 किलोमीटर चल गया या 8 किलोमीटर चल गया, 8 किलोमीटर तक पहुंच गया, और तीसरे मिनट में ना मान लो 15 किलोमीटर तक पहुंच गया। ठीक, तो ये एकदम से बराबर नहीं पहुंच रहा, इसकी स्पीड कम बेशी हो रही है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी ऐसे ही करना पड़ेगा कि पहला मिनट में 3 किलोमीटर, तो पहला मिनट और 3 किलोमीटर, 5 तो ऊपर हो गया, 3 लगभग यहाँ पे होगा अंदाज़ा, है ना, और ये पहला मिनट। ठीक, तो हमारे पास बिंदु कहाँ बना, हमारे पास बिंदु यहाँ बना। ठीक, चलिए फिर हमारे पास मान लीजिए दूसरा मिनट 8 किलोमीटर, ये दूसरा मिनट है, इसका आप दूसरा मिनट में ऐसा एक लकीर खींचेंगे, और 8 मिनट 10 से थोड़ा पहले 8 होगा, मान लीजिए ऐसे कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका कट बना वो मान लीजिए यहाँ पर बना। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारे पास तीसरा मिनट है जिसमें 15 किलोमीटर, ये तीसरा मिनट है, इसको आप ऐसा एक बनाएंगे। ठीक है, और 15 किलोमीटर है तो 15 ये हमारे पास है, ऐसा करेंगे, और इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि कट आपका यहाँ बना है तो यहाँ करेंगे। अब आप क्या कर लेंगे, इससे यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से आप लाइन मिलाना शुरू कर देंगे, है ना, और ऐसे मिलाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। अब ज़रूरी नहीं कि ये सीधा हो, ये टेढ़ा भी हो सकता है। ग्राफ बच्चों, ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ये ग्राफ है ना ऐसा भी हो सकता है, ये ग्राफ है ना ऐसा भी हो सकता है। ये अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग ग्राफ है। और मैं थोड़ा सा ये बता दूं, अगर दूरी समय की बात है तो अगर दूरी जो है लगातार बढ़ रही है, मतलब एकदम समान गति है, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। अगर मान लीजिए क्या कि दूरी घट रही है तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। अगर दूरी बढ़ रहा है तो इस तरह का दूरी ग्राफ बनेगा। ये भी चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं। क्या ये सब में, ये मान लीजिए डिस्टेंस है, सॉरी, ये मान लीजिए टाइम है और ये मान लीजिए डिस्टेंस है, ये मान लीजिए टाइम है और ये मान लीजिए डिस्टेंस है, ये मान लीजिए टाइम है और ये मान लीजिए डिस्टेंस है। तो आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, क्या कि जब गति क्या हो, घटे, जब गति घटे तो ऐसा होगा, जब गति बढ़े तो ऐसा होगा, है ना, जब समान चाल हो, जब समान चाल हो तो ऐसा होगा। और एक कंडीशन आप लिख सकते हैं, क्या, और एक कंडीशन, जब, है ना,
जब गति शून्य हो, जब गति शून्य हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में एक तीसरा हो जाएगा, है ना, वहाँ पर सीधा चलेगा। मान लीजिए यहाँ पर टाइम है और ये आपका डिस्टेंस है, तो टाइम के साथ देखिए ये लकीर जो बढ़ रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है लेकिन दूरी ऊपर जाएगा तब ना बढ़ेगा, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो ऐसा वाला जो ग्राफ होगा बच्चों, वो आपका जब गति शून्य होता है। आप चाहें तो ये 4 चीज़ आप नोट भी कर सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट होता है। ये सिर्फ अभी ही नहीं बल्कि ऊपर क्लास में भी इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी चीज़ों को। ठीक, चलिए, नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए, एक बार रिपीट करके देखिए, जितनी बातें मैंने ऊपर बताई हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, प्रत्येक राशि के अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच अंतर, प्रत्येक राशि के मध्यवर्ती मान ताकि उन मानों के ग्राफ पर चुने गए, जो बातें मैंने बताई ना कि अंतर बराबर होना चाहिए, उस बीच का जो दूरी है वो बराबर होना चाहिए, जो सब चीज़ें वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। जिस पेपर ग्राफ खींचना है उसके अधिकतम भाग का उपयोग करना चाहिए। मैंने कहा ना कि ग्राफ सेंटर से ही यूज़ करेंगे, ज़रूरी नहीं है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप साइड से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक और दिया गया है, देखिए यहाँ पर दूरी समय ग्राफ है, ये है ना, इसमें भी देखिए वही लड़की जो बस का नोट करे थे पिकनिक वाला, वो वाला यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि 8 बजे नोट करी थी, 8:30 बजे, 9 बजे, 9:30 और 10 बजे नोट करी थी ना। अब उसको यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए 10 किलोमीटर, 20-30 किलोमीटर। तो जैसे 8:30 बजे 20 किलोमीटर तक पहुंची थी, यानी आधा घंटा में, तो देखो 8:30 के सामने डॉट डॉट लिया गया है और 20 के सामने डॉट डॉट लिया गया है, यहाँ पर मिला दिया गया है। ऐसे 9 बजे, है ना, 40 तक। कुल मिलाकर के बात यह है कि जैसे 10 बजे है ना, तो 10 बजे 80 किलोमीटर तक, सॉरी 10 बजे 80 किलोमीटर तक चला गया था, तो 10 के सामने सीधा कर दिया और 80 के सामने सीधा कर दिया, जो बिंदु मिला। अब ये आप देखिए, ये कैसा चाल को दिखा रहा होगा, ये समान चाल को दिखा रहा होगा। जब गाड़ी ऐसे चल रही हो कि बराबर दूरी बराबर समय में तय कर रही हो, उस समय का ग्राफ ये दिखाया गया है। ठीक है, हाँ। अब इससे क्या फायदा होगा, वही फायदा जो वहां पर एक सवाल किया गया था कि बीच का, जैसे 9:45 का उसमें पूछा था कि वो कैसे पता लगाएगी। तो जाहिर सी बात है 9:45 यहाँ पर होगा, है ना, तो 9:45 के सामने क्या करेंगे, हम एक एक डॉट ऐसा वाला खींचेंगे। उसके बाद हम इधर से भी, है ना, इधर से भी एक इसके समांतर खींचेंगे एक रेखा जो वहां पर कट जाए, इसके समांतर रेखा खींचेंगे जो इसमें कटे। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि यहाँ पर कट रहा है, क्योंकि ये लाइन हम पहले खींच चुके थे, तो अब हम बीच का पता लगा सकते हैं। इसके हिसाब से हमारा 70 हो रहा है। ठीक, ये लाइन देखो, बीच का पता लगाने के लिए ये जो लाइन है वो पहले खींच लेना पड़ेगा, तब ना आप पता लगाएंगे कि एक लकीर खींचे यहाँ पर कटा, आप उसके हिसाब से समांतर इधर काट लीजिए। ठीक, चलिए, तो वही सब बातें हैं। फिर से एक ग्राफ आप लोग को और एग्जाम्पल में दिया गया है। फिर से देखिए, समय को नीचे रखा गया जैसे मैंने पहले ही कहा था। ठीक है, और दूरी को फिर से साइड में रखा गया है, 8:30-9 बजे से, फिर वही वाला दिया हुआ है ना। तो अच्छा, अब कह रहा है कि जो बीच का चाल है वो भी आप ज्ञात कर सकते हैं। जब ये रेखा दिया हुआ है, मान लीजिए हमको ना अभी 9:30 का और 9 के बीच का 9:15 का पता लगाना है, तो हम क्या करेंगे, 9:15 में ऐसे, ये 9:15 हुआ, यहाँ पर ऐसे खींच लेंगे। अब यहाँ पर मिल रहा है तो इसके सामने हम क्या करेंगे, एक समांतर रेखा खींचेंगे, है ना, ऐसे समांतर खींचेंगे। तो 40-50 के बीच में क्या होगा, 45 होगा। तो लगभग 9:30 में 45 किलोमीटर, ऐसे 9:15 में 45 किलोमीटर की दूरी चला था। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। आई होप कि आपको ये ग्राफ का थोड़ा कंसेप्ट समझ में आया होगा। और मैंने जो 4 किस्म के ग्राफ बताया, एक बार रिपीट देख लीजिएगा उसको, क्या कि जब समान चाल में हो, जब रुका हुआ हो, जब वृद्धि कर रहा हो, गति बढ़ रहा हो, जब गति घट रहा हो, उस 4 कंडीशन का जो ग्राफ था मैंने शॉर्टकट में बताया था, वो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस बात का। आप चाहें तो उसको नोट कर लीजिए कहीं पर, है ना, आपसे सवाल ऐसा पूछा जाता है। अब हम क्या करेंगे, बिना किसी देरी के अपने एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। निम्नलिखित गतियों का वर्गीकरण, सरल रेखा, अनुदिश वर्तुल और दोलन। भाई गति 3 प्रकार के जो हमने पढ़े उसी के बारे में यहाँ पर कैटेगराइज करना है। दौड़ते समय आपके हाथों की गति, दौड़ते समय दोलन नहीं होती है, क्या होता है, दोलन, जिसको आवर्ती भी कहते हैं। सीधे सड़क पर गाड़ी जो खींचता है उसको बोलेंगे सरल रेखीय गति। क्या, सरल रेखीय गति। मेरी गो राउंड, अच्छा गोल गोल घूमता है, उसमें हो गया वृत्तीय। यहाँ पे वर्तुल लिखा है तो वर्तुल गति। ठीक है, उसके अलावा है कि सीसो में ऐसे ऐसे झूलते हैं, ऊपर नीचे, है ना, ऊपर नीचे सीसो में। ये आपका हो गया आवर्त दोलनी, जिसको हम लोग कहते हैं। और विद्युत घंटी का हथौड़ा की गति, है ना, ये भी आपका आवर्त हो जाएगा। सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति, सरल देखिए, है कि नहीं है, बहुत सिंपल है, सीधे पुल पर सरल लिखिए। निम्नलिखित कथन को आपको सही गलत बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलो देख लेते हैं। समय का मूल मात्रक सेकंड है, सही बात है, समय का मूल मात्रक सेकंड ही है। प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है, नहीं, प्रत्येक वस्तु नहीं, कुछ कुछ वस्तुएं नियत चाल से भी गति करते हैं, जैसे मैंने कहा हमारी पृथ्वी का परिक्रमा, चंद्रमा का परिक्रमा। लेकिन हम लोग तो अक्सर जो गति इस्तेमाल करते हैं वो नियत नहीं होता। 2 शहरों के बीच की दूरियां किलोमीटर में मापी जाती हैं, सही बात है, क्योंकि 2 शहरों के बीच की दूरी ज़्यादा होती है तो किलोमीटर में, मीटर में नापने से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब बोलने वोलने में सुविधाजनक नहीं होगा। किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत होता है, ऑलमोस्ट लगभग नियत ही होता है आवर्तकाल, अगर फिक्स है उसकी लंबाई तो।
रेलगाड़ी का चाल मीटर पर आवर में व्यक्त की जाती है, नहीं, किलोमीटर पर आवर में चाल ज्ञात की जाती है। कोई सरल लोलक 20 दोलन है ना पूरा करने में 32 सेकंड लेता है, तो लोलक का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको कहा था आवर्तकाल बराबर है ना कुल दोलन बट्टे, अच्छा सॉरी क्या करते हैं हमें, कुल समय बट्टे कुल दोलन। तो यहाँ पर कितना है 32 सेकंड है ना, कितना दोलन है 20 दोलन है, तो 16 दूना 32, 0 के लिए पॉइंट, तो 1.6 सेकंड इसका जो है आवर्तकाल होगा। ठीक है, आप इस तरह से लिख लीजिए, इसको निकाल लीजिएगा। अगर अभी कुछ पूछेगा तो आप ऐसे निकाल लीजिएगा। दो स्टेशनों के बीच की दूरी इतनी है, रेलगाड़ी की दूरी तय करने में 4 घंटे लेती है। हमारे पास दो चीज़ दिया गया यहाँ पर, क्या 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 दिया गया बच्चों, है ना, दूरी है हमारे पास है, दूरी कितना है 240 किलोमीटर, हमारे पास समय है 4 घंटा, घंटा को हम आवर भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या चाल पता करना है, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टे समय। हमारे पास दूरी है 240, चाल है हमारे पास 4, और यह हो गया किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं है, क्योंकि यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। तो 4 छक्के 24 यानी 60 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में बदलना होगा तो इसको 5/18 से गुना कर देंगे। चलिए, किसी कार के पथमापी 8:30 बजे इतना था, यानी 57,321 किलोमीटर। 8:50 पे, अब देखो समय, देखो समय कितना हो गया 8:30, 8:30 से है ना 8:50 तक कितना समय होगा, 20 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ 8:30 से 8:50। अच्छा, और उस वक्त हमारे पास दूरी देखिए कितना हो गया, इतना हो गया। तो दूरी की अगर हम बात करें है ना, तो 5,721 और 5,000 सॉरी 57,321, 57,336, तो 57,336 में से 57,321 घटा देंगे, तो 36 और 21 देख लो खाली 15 किलोमीटर में ही है, तो किलोमीटर। तो समय हो गया 20 मिनट और दूरी हो गया किलोमीटर। तो इसका हमको ज्ञात क्या करना है, चलिए कि दूरी कितनी है, तो दूरी तो हमको पता चल गया कि 15 किलोमीटर है, घटा के हमने पता कर लिया। चाल पता करना है किलोमीटर पर मिनट में, किलोमीटर पर मिनट में। अभी हमारे पास मिनट और किलोमीटर ही है, तो मतलब यूनिट सेम ही है, जो चाह रहा वही है। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी बट्टे समय, है ना। तो हमारे पास दूरी अभी 15 किलोमीटर है ना, और समय हमारे पास 20 मिनट है ना। तो किलोमीटर पर मिनट ही हुआ, किलोमीटर पर मिनट ही पूछ रहा है हमसे, तो 15/20 जो भी है 5 तिया 15, 5 चौके 20, 3/4 हो जाएगा, है ना, अगर आप चाहें तो इसको किलोमीटर पर मिनट। उसके अलावा अब आगे देखते हैं। सलमा अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुंचने में 15 मिनट लेती है, तो इसके पास समय कितना हो गया 15 मिनट, है ना। यदि साइकिल की चाल 2 मीटर पर सेकेंड है, चाल हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, तो है ना क्या करना आपको, घर से विद्यालय की दूरी परिकलित कीजिए, दूरी बराबर वाट। देखो चाल जो है मीटर पर सेकंड में है, जबकि समय मिनट में है, तो मिनट को सेकंड कर लीजिए। 15 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा, 15 छक्के 90 है ना, 90 900 सेकंड हो जाएगा, 900 सेकंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 15 मिनट में 900 सेकंड। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अभी देखो हमारे पास यूनिट सेम हो गया, इसका मीटर पर सेकंड है ना, इसका मिनट था तो उसको भी हम सेकंड कर दिए हैं। चाल हो गया 2 मीटर पर सेकंड, दूरी हो गया हमारे पास नहीं पता, और समय हो गया हमारे पास 900 सेकंड, है ना। अब ये इधर जाएगा तो 9 दूना 1800 मीटर, चूँकि सेकंड कैंसिल हो गया तो मीटर। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम बनाएंगे मैथ्स तो याद रखिएगा इस बात को कि
कि हमारा यूनिट सेम होना चाहिए। अगर यूनिट सेम नहीं होगा तो आप फिर इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे ये मिनट था और ये मीटर पर सेकंड था, तो सेकंड और मिनट वाला मामला नहीं हो पाएगा। या तो इसको भी हम लोग को मीटर पर मिनट में चेंज करना पड़ता, या हमने मिनट को ही सेकंड में चेंज कर लिया। तो मेरे लिए ये इजी था कि हमने मिनट को सेकंड में चेंज कर लिया। अब हमारे पास मीटर पर सेकंड और सेकंड एक ही यूनिट है। अब हमने क्या करना है, इसको हम अपना हिसाब किताब लगाएंगे। और दूरी का यूनिट तो क्या होता है, मीटर ही होता है, मतलब किलोमीटर भी होता है, लेकिन यहाँ पर मीटर है इसलिए मीटर। ठीक, अच्छा अगला देखिए, निम्नलिखित स्थितियों में गति की दूरी समय ग्राफ क्या करते रहे। नियत चाल से गति करती कार, नियत चाल बोले तो फिक्स। अच्छा मान लीजिए कि ऐसा है तो फिक्स चलेगा, तो ऐसा चलेगा, लगातार आगे बढ़ रहा है, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर जैसे बढ़ता है तो ऐसा बढ़ेगा। सड़क के किनारे खड़ी कोई कार, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, या आप कह सकते हो, मतलब इसके एक्सिस से पैरेलल, ये हो गया है ना। क्योंकि देखो इधर मान लीजिए, अच्छा इसके लिए ये ज़रूरी है कि ये दिखाना ज़रूरी है कि इसमें है क्या। ऐसे इसमें तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, दूरी इधर और समय इधर मान लीजिए, है ना। तो इधर मान लीजिए समय करना पड़ेगा इसमें, इधर दूरी, है ना। तो समय आप जैसे मान लीजिए क्या कि यहाँ 1 मिनट में देखिए, 1 घंटा में देखिए, 2 घंटे में देखिए, 4 घंटे में देखिए, समय जितना घंटा में भी आप देखिएगा तो आपका जो दूरी है ना वो वही है। मतलब इसका ये दूरी देखिए, यहाँ से जो दूरी है, दूरी इधर दिखाएगा, इधर दूरी दिखाएगा, ये दूरी कुछ कम बेशी हो ही नहीं रहा है, दूरी का लाइन कम बेशी हो ही नहीं रहा है, समय बढ़ता ही जा रहा है और दूरी फिक्स है। तो ऐसे में हो सकता है कि ये कार चल नहीं रही हो, तभी समय बढ़ता जा रहा है और दूरी बढ़ नहीं रहा है। तो ऐसा वाला आप दिखा सकते हो, है ना, ऐसा वाला जिसमें इधर समय हो, है ना, और इधर दूरी हो। चलिए आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। चाल बराबर दूरी गुना समय, ऐसा तो होता नहीं है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, ये सही है। चाल का मूल मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड है मूल मात्रक, है ना, बाकी वो सब तो हवा आवाजी है। कोई कार 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से 15 मिनट चलती है। देखो यहाँ पर हमारे पास चाल जो है वो है 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। 15 मिनट मतलब समय जो है हमारे पास वो है 15 मिनट। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये था आवर और ये था मिनट, तो यहाँ पर हमारा हिसाब सटीक नहीं बैठेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो हम मिनट को घंटा में कर लेते हैं, 15/60 घंटा। कहने का मतलब है कि 15 चौके 60, है ना, 1/4 यानी 0 पॉइंट कितना हो गया रे, 1/4 यानी 0.25 है कि नहीं है, 0.25 आवर है कि नहीं है। 15 मिनट का मतलब हो गया कि 0.25 आवर। तो हमारे पास अब क्या ज्ञात करना है, इसके पश्चात वो 60 किलोमीटर पर आवर की दूरी से चलता है, तो कुल तय की गई। तो यहाँ पर देखो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूरी बराबर क्या होता है, जब चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, यही ना। तो हमारे पास है चाल 40 का और समय हमारे पास है 0.25, है ना। तो 1 पॉइंट से वहाँ गया, 2.5 गुना 2.5 इंटू 4, तो 2.5 इंटू 4 5 10 किलोमीटर ये दूरी। फिर दूसरा कंडीशन दिया है, यहाँ तक ही ये, तो ये कंडीशन हुआ। फिर 60 किलोमीटर पर आवर से 15 मिनट। अब दूसरा कंडीशन है, इस बार चाल कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर है। इस बार समय कितना है, इस बार समय 15 मिनट फिर से है, तो इसका मतलब है कि फिर से 0.25 आवर। इस बार दूरी कितना हो जाएगा, तो वही चाल गुना समय, यानी चाल गुना समय, तो फिर से 2.5 इंटू 6 यानी 15 किलोमीटर। इस बार दूरी चलेगा, इस स्पीड से चला 15 मिनट, देखो 15 मिनट चला इस स्पीड से तो चला 10 किलोमीटर, अब 15 मिनट चला इस स्पीड से तो चला 15 किलोमीटर। तो आपसे पूछ रहा कुल डिस्टेंस, तो 15 और 10 कितना हो गया, 25 किलोमीटर। कितना हो गया, 25 किलोमीटर। तो हमारे पास ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, टोटल दोनों को मिला करके। तो 11 नंबर का सवाल है, हाँ, मान लीजिए कि चित्र 9.1 तथा चित्र 9.2 में दर्शाए गए फोटोग्राफ 10 सेकंड के अंतराल पर खींचे गए हैं। यदि इन फोटोग्राफों में 100 मीटर की दूरी 1 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाया गया हो तो तीव्रतम कार की चाल परिकलित। भाई मुझे लगता है ये पहला वाला फोटो भी बात कर रहा है, वो सबसे शुरू में जो 9.1 9.2 एक फोटो था ना, वो रेड कलर वाली गाड़ी, रेड तो नहीं, थोड़ा सा वायलेट कलर का जो भी था, वो गाड़ी थोड़ा आगे नहीं चला गया था, तो उसी के बारे में बात कर रहा भाई, ठीक है।
मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि वहाँ पर 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर की दूरी को कैसे दर्शाया जाए, है ना। वहाँ पर वो एक्यूरेट नहीं है। इसको करने के लिए ना आपको स्केल से नापना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इसके लिए टेक्स्ट बुक में किताब से स्केल से नाप कर करेंगे तभी काम होगा। अभी यहाँ पर ये काम मैं नहीं कर सकता, बोर्ड पे एग्जैक्ट नहीं होगा हमारा जो बोर्ड का साइज़ है और स्केल है। तो आपकी किताब में जो ये फोटो दिया गया वहाँ पर आप स्केल से नाप करके दूरी को ग्राफ बनाएंगे, अपने टीचर से ऐसा हेल्प कर लेंगे, ठीक है। नहीं होगा तो अलग से मैं किताब को लेकर के वीडियो बनाऊँगा, तब ये आपको मैं करा पाऊँगा, ठीक। तो अगर आपको चाहिए ही तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं अलग से सिर्फ इसका जो है एक कर दूंगा, जिसमें किताब में नाप करके उस दूरी को 1 सेंटीमीटर के द्वारा, है ना, ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। चित्र 9.15 में 2 वाहन ए तथा बी की गति दूरी समय ग्राफ दर्शाए गए, ये वाला है, ठीक है। इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा, ए और बी की गति। चलो ए का देख लीजिए, आप सिर्फ ये समझ लीजिए, है ना, कि नंबर्स अगर 1 2 3 ही ले लें, 1 2 3 4 5, है ना, 6 7, मान लीजिए यही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 7 हो गया, ये 6 हो गया, मान लीजिए, है ना। अब इसको आप यहाँ पे ऐसे खींचिए, ठीक। और इधर भी मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, मान लीजिए, ठीक है, 8 तक गया। इसको आप यहाँ पे ऐसे खींच लीजिए, यहाँ मिला। अब इस वाले को देखिए, यहाँ पर ऐसे खींचिए और इसका ऐसे खींचिए, मिला। यहीं पे आप ध्यान दीजिए, ये मिलाना जरूरी है तभी आप समझ पाएंगे। देखिए 7, अब आप 7 मिनट हो या घंटा हो, मिनट ही का ले लेते हैं कि 7 मिनट में सपोज करिए कि ये 1 2 3 4 5 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर की दूरी चला है। 7 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी चला है। जबकि आप इस वाले को देखिए, ये 6 से थोड़ा ज़्यादा है, मान लीजिए 6.5 मिनट है। नहीं, ये 6 क्यों होगा, ये तो 5 होगा, ये ना 6 होगा। तो 5 मिनट से थोड़ा ज़्यादा है और ये दूरी लगभग 8 किलोमीटर, मान लीजिए 1 किलोमीटर में है, ठीक। तो 7 मिनट में लगभग दूरी 5 किलोमीटर चला और 5.5 मिनट में लगभग दूरी 8 किलोमीटर चला, समझ रहे हैं आप। तो बी का ग्राफ जितना ये जो नीचे झुका हुआ है, इसका मतलब है कि इसकी गति मंद है, जबकि ए का ग्राफ ऊपर की ओर तेजी से ऊंचा उठ रहा है, हाइट ज़्यादा जा रहा है, इसका मतलब है कि ज़्यादा दूरी तय कर रहा है। और जो कम समय में ज़्यादा दूरी तय करे वो तीव्र होता है, जैसे शुरू में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कम समय में ज़्यादा दूरी इसने तय किया है, इसलिए यह तीव्र है बी के कंपेयर में, है कि नहीं है। आप समझे ये चीज़ कि देखिए ना कि 5.5 मिनट में लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया और ये 7 मिनट में लगभग 5 ही किलोमीटर की दूरी तय करा है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब हाइट ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि उसकी गति ज़्यादा होगी, और जब हाइट कम होगी तो उसकी गति जो है कम। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रहे होंगे, ठीक। चलिए अब यहाँ पर देखिए 13 नंबर का एक सवाल है, लास्ट हमारे पास। निम्नलिखित दूरी समय ग्राफ में कौन सा ट्रक की गति को दर्शाता है जिसमें उसकी चाल नियत नहीं है, जिसमें उसकी चाल, अच्छा हो ही गया, थोड़ा साइलेंट कर दे, कोई तो बटन दबा के सर, तो हम आते हैं। दूरी समय ग्राफ ट्रक है जिसमें उसकी चाल नियत नहीं है। अच्छा, चाल नियत नहीं है मतलब एक जैसा नहीं, एक रूप नहीं है ना। पहला वाला तो लगातार बढ़ रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है। इस वाले में तो मैंने पहले आपको कहा था ना कि जब कोई चीज़ रुका हुआ हो, जीरो हो, है ना, तब यहाँ पर इस तरह का ग्राफ बनेगा। यहाँ पर तो ये बढ़ रहा है ना, लगातार। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह का ग्राफ क्या दिखाता है कि लगातार गति बढ़ रहा है ना। इस तरह का गति, इस तरह का क्या दिखाता है, इस तरह का दिखा रहा है कि एक समान चाल है। मैंने पहले भी आपको बताया ये एक समान चाल का है, ये लगातार बढ़ने का है ना, ये लगातार बढ़ने का है, ये नहीं बढ़ने का है, बिल्कुल एक जैसा। समय बढ़े जा रहा है, समय बढ़े जा रहा है, लेकिन दूरी नहीं बढ़ रहा, हाइट नहीं बढ़ रहा है। और यहाँ पर भी है ना एक जैसा हाइट बढ़ रहा है, एक समान चाल का यहाँ पर भी दिखा रहा है। तो इसमें से ये है जिसका एक समान चाल नहीं है, कभी ज़्यादा कभी कम है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जिसमें उसकी चाल नियत नहीं है, मतलब चाल समान नहीं है। तो यहाँ पर यह सी ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर चाल ना बढ़ तो रहा है लेकिन ये टेढ़ा होकर बढ़ रहा है। मतलब अगर ऐसे बढ़ता है इसका मतलब है कि लगा जैसे उसमें कंडीशन में था कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, तो ऐसा ही ग्राफ था ना उसका। तो ये हो गया जब नियत हो, एक जैसा बढ़ रहा हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए इसमें क्या होगा, एक जैसा नहीं है। ये इस पॉइंट पे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इस पॉइंट पे बहुत मंद गति से बढ़ रहा है। तो ये आपका सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही था इस चैप्टर में। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आपने वीडियो को एंजॉय करा होगा। तो बस कर दो यार, लाइक वाइक कर दो। अभी लास्ट में बोल ही देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियोज़ के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।